हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फिजिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द वेव फंक्शंस, और साथ साथ डिस्कस करेंगे वेरियस प्रॉपर्टी वेव फंक्शन की कि वेव फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो क्वांटम मैकेनिक्स का बैकबोन है वो यहीं से आता है। और वेव फंक्शंस जो है एक समय तो ऐसा महसूस होने लगता है कि वेव फंक्शन ही है जिसके साथ सारी प्रॉपर्टीज अटैच हैं। और कॉम्पिटिटिव दुनिया में खासतौर से इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स में जहाँ तक मैं बात करूँ, अगर पेपरों के एनालिसिस को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वेव फंक्शन पे ही आते हैं। वेव फंक्शंस की वेरियस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस आते हैं, इसके फिजिकल इंटरप्रिटेशंस पे आते हैं, बहुत ज़्यादा अप्लाइड कंसेप्ट इस पर पूछे जाते हैं। तो ये बेसिकली अब तक का मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी लेक्चर्स मैंने अभी क्वांटम में दिए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण लेक्चरों में मैं इसे काउंट करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस की ऑलवेज पॉसिबिलिटीज रहती है। और चाहे देश का कोई भी एग्जाम हो, गेट नेट बार्क चेस टिफर जैम, इवन दो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम, पीएचडी के एग्जाम, जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ पे आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलता रहेगा। साथ साथ इंटरव्यू में डिस्कस होता है। शायद ही क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा कोई इंटरव्यू चलता हो क्वांटम मैकेनिक्स में, अगर आप बार्क में इंटरव्यू दे रहे हैं या आप डीआरडीओ में इंटरव्यू दे रहे हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा डिस्कशन होता है वेव फंक्शन के ऊपर। और खासतौर से वेव फंक्शन के फिजिकल इंटरप्रिटेशंस पे लगातार डिस्कशन होता है और बहुत लंबा चलता है। कई बार तो पूरा का पूरा इंटरव्यू साई पे चल जाता है। तो बेसिकली क्या है कि मैं साई पे ही बोलूँगा। आज पूरा मेरा जो पूरा लेक्चर है इस वेव फंक्शन पे है, और साथ साथ बताना चाहूँगा कि जो हमारा वेव फंक्शन है उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन जो आया वो दिया था मैक्स बॉर्न ने। बॉर्न जो है पोलैंड में बॉर्न हुए और उनकी डेथ जर्मनी में हुई। बड़े रिनाउंड फिजिसिस्टों में उनका नाम है, नोबेल प्राइज विनर भी थे, मैक्स प्लांक मेडल भी उनके नाम था, और उनके ऑनर में मैक्स बॉर्न मेडल भी दिया जाता है, वो भी उन्हें मिला, मैक्स बॉर्न मेडल भी खुद अपने ही सम्मान में। तो बेसिकली क्या था कि बॉर्न का कंट्रीब्यूशन बड़ा था, और उनके कुछ स्टूडेंट खुद जिन्हें उन्होंने पीएचडी कराई उनमें जैसे एनरिको फर्मी था जिसे नोबेल प्राइज मिला, तो कुछ उनके बड़े नोटेबल स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन फिजिक्स को दिया और काफ़ी मदद भी की उन्होंने फिजिक्स को ग्रो कराने में। हाइजेनबर्ग के साथ में भी उनका इंटरेक्शंस काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी फ्रूटफुल रहा, काफ़ी डिस्कशंस, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के सभी लोग पायनियर थे। मैं साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि क्वांटम मैकेनिक्स अगर जनरेट हुई और क्वांटम मैकेनिक्स सबसे ज़्यादा समझी गई तो वो जो क्षेत्र था वो हमारा यूरोप ही था, खासतौर से जर्मनी, पोलैंड और डेनमार्क, क्योंकि सब उसी क्षेत्र में है। सारे यूरोप के फिजिसिस्ट थे जो यहाँ पे काम करते थे, तो उन लोगों का कंट्रीब्यूशन है जिसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो वेव फंक्शंस को कैसे समझा गया, क्योंकि एक चीज़ जो महत्वपूर्ण हो जाती है वो ये है कि मैटर वेव जब चलती है, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कंसेप्ट हमारा पिक्चर में आता है, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसके जो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कौन कैरी ऑन करता है। तो ये बताया गया कि उसके साथ जो अटैच है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है वेव फंक्शन साई। कल मैं श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का डेरिवेशन दे रहा था, तो मैं एक्सप्लेनेशंस में बता रहा था कि वाई को हम साई से और ए को साइन ऑफ से रिप्लेस करते हैं, और वहाँ पे दो थ्योरी अप्लाई करते हैं। एक हम अप्लाई करते हैं प्लांक थ्योरी और दूसरी अप्लाई करते हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। तो वेव फंक्शंस बेसिकली है क्या और कैसे उसे समझा जाए, उसमें जो कंसेप्चुअली इसे समझा जा सकता है वो ईएमटी के थ्रू इसको समझा गया, क्योंकि निश्चित तौर से एक मुश्किलों का दौर था साइंटिस्टों के लिए इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशंस देना। तो मैक्स बॉर्न ने इसको इंटरप्रिटेट कैसे किया, कैसे इसको समझाया, उसमें उन्होंने दो कंसेप्टों को आपस में कनेक्ट करने का प्रयास किया। दो कंसेप्ट उसके कौन से थे? एक कंसेप्ट था वेव नेचर का और एक था पार्टिकल नेचर का। तो जैसे हम इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं तो हम इंटेंसिटी आई को कैसे डिफाइन करें? आई कहलाती है इंटेंसिटी और इसको कहते हैं हम एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी की जो जनरल डेफिनेशन है वो है हमारी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसे हम ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं E/AT आई। तो आई को यहां मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में, आई का मतलब होगा इंटेंसिटी। दिस इज इंटेंसिटी आई, और आई को हम जो कहते हैं उसे कहते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम।
बेसिकली इंटेंसिटी अगर हम ईएमटी से चलते हैं, मैं ईएमटी के मेरे कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हैं, तो मैंने इसका डेरिवेशंस भी दिया है कि इंटेंसिटी जो होती है जब ईएम वेव चलती है तो ईएम वेव के साथ जो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशंस है वो क्या है। ईएम वेव के लिए इंटेंसिटी एक्सप्रेशंस होता है बच्चों हाफ सी, फ्री स्पेस में मैं मोशन मान रहा हूँ, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये ऑलवेज याद रखें कि सी जो होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, ये भी सबको पता ही है कि एप्सिलॉन नॉट जो होती है वो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होती है। तो ये हमारे कांस्टेंट हैं सी और एप्सिलॉन नॉट। और ई नोट जो है वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड। क्या कहलाता है बच्चों? ई नोट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड। हियर ई नोट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड। ये हमारा जो कंसेप्ट है वो हमारा किससे एक्सप्रेशंस दिया गया? वेव थ्योरी से। दिस इज द डेफिनेशंस। कहां से ली गई है बच्चों? ये लिया हमने वेव थ्योरी से। अब हमारी एक दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है उसमें हम यूज करेंगे प्लांक थ्योरी। प्लांक क्या कहते हैं? प्लांक ये कहते हैं कि जो लाइट है वो बेसिकली क्या है? बीम ऑफ फोटॉन्स है। और प्लांक क्या कहते हैं? प्लांक ये कहते हैं कि एक फोटोन के पास जो एनर्जी होती है वो h न्यू होती है, एक फोटोन के पास। अगर हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर हमारे पास हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, अगर उनकी तादाद हम कंसीडर करके चलें तो इसको हम n/80 यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या बनाएगा? ये हमारे पास जो पूरा का पूरा अगर हम इसको लेके चल रहे हैं तो अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं और एक फोटोन के पास एनर्जी h न्यू है तो ये n नंबर ऑफ फोटॉन्स की एनर्जी है। और पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कर रहे हैं तो वो हमारी इंटेंसिटी बन जाएगी। ये हमारे पास एक्सप्रेशंस किसका बन जाएगा? इंटेंसिटी का। अगर हम इन दोनों को आपस में कोरिलेट करते हैं, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में हम क्या कर सकते हैं? क्या एरिया और टाइम को अगर हम 1 ले लें, एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लें, टाइम को 1 सेकंड ले लें, तो यहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि यहाँ ये इंटेंसिटी और ये इंटेंसिटी के जो एक्सप्रेशंस हैं ये तो वेव थ्योरी से आ रहे हैं, और यहाँ से जो हमारे पास में आ रहे हैं ये आ रहे हैं पार्टिकल थ्योरी से। ये है हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशंस। फिर से समझें एक बार। एक फोटोन के पास एनर्जी है हमारी h न्यू, n नंबर ऑफ फोटॉन्स के पास जो एनर्जी होगी वो nh न्यू होगी। सपोज किया कैपिटल N नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे फॉल करते हैं, और अगर वो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फॉल कर रहे हैं तो एनर्जी जो होगी फोटोन के द्वारा वो हो जाएगी, ये वाली जो एनर्जी है वो होगी टोटल एनर्जी कैरिड बाय द फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जो जाके फॉल करने वाली है। यहां से अगर हम समझने का प्रयास करें, किसी पर्टिकुलर बीम के लिए म्यू कांस्टेंट हो सकता है, और अगर हम एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लें और टाइम को अगर हम 1 सेकंड ले लें, तो यहां से ये पता चलेगा इस रिजल्ट से कि अगर हम पार्टिकल नेचर को और वेव नेचर को आपस में कोरिलेट करना चाहते हैं, दिस इज अकॉर्डिंग टू द प्लांक थ्योरी। फिर से समझें, प्लांक कहते हैं कि जो एनर्जी होती है वो होती है फोटोन के पास। लाइट क्या है? इट इज ए बीम ऑफ स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स, और एक फोटोन के पास एनर्जी अगर h न्यू है तो कैपिटल N नंबर ऑफ फोटॉन्स के पास जो एनर्जी होगी वो nh न्यू होगी। ये n नंबर ऑफ फोटॉन्स के पास एनर्जी होगी, और जो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम टोटल एनर्जी होगी वो nh न्यू अपॉन 80 होगी। अगर हम गिवन केस के लिए a को 1 मीटर स्क्वायर कर दें, t को 1 सेकंड ले लें, तो यहां से हमें यह पता चलेगा कि यहां ये हमारे पास जो बीम है लाइट का, उसकी पर्टिकुलर मानों के फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो समान है। अगर हम पार्टिकल नेचर से जाएं और वेव
थ्योरी से जाएं, क्योंकि हमें पता वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कंसेप्ट यही कहता है। ये कहते हैं मैक्स प्लांक और ये कहती है वेव थ्योरी। सब साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे जो फिनोमिना हैं वो कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जिन्हें हम वेव थ्योरी से ही एक्सप्लेन कर पाते हैं और कुछ ऐसे फिनोमिना हैं जिन्हें पार्टिकल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो अगर हम इन दोनों की कंपैरिजन करें, क्योंकि ऑलरेडी मैं उस पर लेक्चर दे चुका हूं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब वेव थ्योरी से एक्सप्लेन होते हैं इस कंसेप्ट से। और ये जो थ्योरी लगती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोजेक्शन, पेयर एनिलेशन, एक्सरे का प्रोजेक्शंस, इन पर सब पे ये लगती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशंस, इन पर सब प्लांक थ्योरी है। तो फिजिक्स की दो अलग अलग धाराओं को एक साथ कनेक्ट अगर हम करते हैं तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन हमें समझ आता है। कैसे कनेक्ट किया मैक्स बोर्न ने, उसको समझें कि अगर हम ये भी इंटेंसिटी एक्सप्रेशन से, पार्टिकल नेचर से, ये हमारा वेव थ्योरी से, इनको आपस में कोरिलेट कर दें तो यहां पे क्या होगा, वेरिएबल क्या है। एरिया को आपने 1 मीटर स्क्वायर कर दिया, टी को 1 सेकंड कर दिया, तो ये वेरिएबल नहीं है, फिक्स हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स की जो बीम है जो हम इंपोज कर रहे हैं वो अगर सेम है तो यहां पे वेरिएबल केवल n रह गया, नंबर ऑफ फोटॉन्स को आप चेंज कर रहे हैं। अगर यहां पे हम देखें कि यहां पे आप वेरिएबल कौन सा हो सकता है, तो c इज नॉट वेरिएबल, एप्सिलॉन नॉट इज नॉट वेरिएबल, क्योंकि तो फिक्स क्वांटिटी है, तो दिस कैन बी चेंज। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स किससे कनेक्ट हो गए, यहां से अगर हम वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को लगाएं, ईएम वेव के ऊपर लगाएं, तो यहां से पता चला कि नंबर ऑफ फोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर निर्भर होती है। मीन्स अगर हमारे नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा हैं, इसका मतलब है अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा फॉल कर रहे हैं तो पार्टिकल थ्योरी ये कहेगी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर ज्यादा है मीन्स इंटेंसिटी ज्यादा है, तो इंटेंसिटी जब ज्यादा है जब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा फॉल कर रहे हैं। और यहां से हम क्या कह रहे हैं कि जब हमारा इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो वहां पे ज्यादा इंटेंसिटी होगी। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी कहती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आप सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते। आपके पास जो पता होता है आपको चीजों का, वो प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर पता होता है। यहां से ये पता चल रहा है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हैं। यहीं से मैक्स बोर्न ने मैटर वेव कंसेप्ट को अटैच किया। इसका मतलब यह है कि जब हम लाइट को ऑन करते हैं, आप फिजिक्स का एक एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन समझें। आप जब बल्ब को 2 बल्ब अगर रखते हैं तो फिजिक्स ये कहेगी कि फोटॉन्स की तादाद को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो फिजिक्स ये कहेगी कि आप इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड को बढ़ाइए। अगर इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो फॉल करेंगे वो ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए हम प्रयास करते हैं, जब हम बल्बों की वोल्टेज को बढ़ा रहे होते हैं, जो हमारे पास रेजिस्टेंस है उनको चेंज कर रहे होते हैं, वोल्टेजों को चेंज कर रहे होते हैं, तो उसका प्रयास अंत में जाके इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड पर फर्क डालता है। और इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड के वेरिएशन के चलते हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स का बदलाव होता है। अगर कहीं हम नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाने का प्रयास करें तो इसका मतलब होगा वहां इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड को हमें बढ़ाना होगा। किस तरीका से अटैच किया, ये हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स ये कहेगी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स के पाए जाने की प्रायिकता, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स हमसे ये कहती है कि आप एग्जैक्ट बिहेवियर नहीं बताते, तो उसको प्रोबेबिलिटी से लिंक करते हैं। मींस अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका मतलब है वहां पे फोटोन के पाए जाने की प्रायिकता ज्यादा है, क्योंकि आप श्योर बिहेवियर नहीं बता सकते कौन सा फोटोन कहां जा रहा है। ईच एंड एवरीथिंग इज सब्जेक्टेड टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दुनिया की हर चीज किसके करस्पॉन्डिंग होती है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के करस्पॉन्डिंग होती है। तो यहां हमारे पास क्या किया उन्होंने, कैसे इसको अटैच किया, उन्होंने कहा कि ये ई नॉट अगर हमारा इमेजनरी हुआ, आई की फॉर्म में लिखा गया, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स की तादाद जब हम आई का स्क्वायर करके चलेंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स नेगेटिव हो जाएंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स जो होते हैं वो हमारे कभी भी नेगेटिव नहीं होते। तो उन्होंने कहा कि इस पैटर्न के ऊपर हमें क्या कर देना चाहिए
कि साई स्टार साई हमें लेके चलना चाहिए मैटर वेव के करस्पॉन्डिंग, और उन्होंने कहा इसको हम मॉड साई स्क्वायर लें और मॉड साई स्क्वायर को नंबर ऑफ पार्टिकल से अटैच करें जो हमारे पास में वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कंसेप्ट है। और इसको किससे अटैच करें कि जब हम यहां पे कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स के पाए जाने की प्रायिकता है वो इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर निर्भर करती है, और जब हमारा इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड इमेजरी हो गया तो नंबर ऑफ फोटॉन्स नेगेटिव होंगे। तो इसको अगर हमें विजुलाइज करने का प्रयास करना है तो हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन क्वांटम मैकेनिक्स में जनरेट कर लेना चाहिए कि जिसके चलते क्या हो कि जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं, चाहे जो हमारा वेव फंक्शन है वो इमेजरी फॉर्म में हो चाहे नेगेटिव फॉर्म में हो, वो हमारी प्रायिकता को कभी भी क्या ना कर पाए, नेगेटिव ना कर पाए। तो साई को उन्होंने यहां से अटैचमेंट किया कि जो पार्टिकल है कहीं पे अगर उसके पाए जाने की प्रायिकता कहीं पे ज्यादा है तो वहां पे मॉड साई स्क्वायर ज्यादा होगा। यहां पे तो फोटोन के लिए लिंक किया गया, इसे क्या कहा गया कि कहीं अगर इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो वहां नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा है, मींस फोटोनों के पाए जाने की प्रायिकता उस रीजन में ज्यादा होगी जहां इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। यहां से क्या कहा गया, किस तरीका से इसको अटैच किया गया कि जो हमारे पास कोई सिस्टम्स है और सिस्टम्स के अंदर अगर कहीं पे पार्टिकल्स ज्यादा हैं तो हम एग्जैक्ट बिहेवियर तो बता नहीं सकते क्वांटम मैकेनिक्स पे, उसे हम कैसे जोड़ते हैं कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर अगर पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता ज्यादा है तो उसका मॉड साई स्क्वायर ज्यादा होगा। यहां हम क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर हम ये कह रहे हैं कि कहीं पे अगर फोटॉन्स के पाए जाने की प्रायिकता ज्यादा है तो वहां पे इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड उसका ज्यादा होगा। तो मैटर वेव ड्यूअलिटी कंसेप्ट से क्या किया गया कि जो हमारे पास लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स था वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, उसी में मैक्स बोर्न ने इसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास किया और क्या कहा कि अगर जब फोटॉन्स कहीं पे फॉल करते हैं वहां पे फोटोन के पाए जाने की प्रायिकता ज्यादा होती है तो वहां इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड नहीं होता, क्वांटम मैकेनिक्स के पास इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड का जो स्थान है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्थान है, उसे कौन कवर कर रहा होता है, उसे वेव फंक्शन उसके साथ अटैच होता है। तो मैटर वेव के लिए इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड का स्थान कौन कवर कर लेता है, साई ले लेता है। और हम क्या कह रहे होते हैं कि साई हमारा ऑलवेज प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड और वेव फंक्शन कहलाता है, लेकिन साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने कहा साई स्टार साई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या हो कि अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन्स को कवर कराना चाहते हैं कि ये हमारे पास में कभी भी जो नंबर ऑफ फोटॉन से नेगेटिव ना हो, तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ फोटॉन्स को हमें क्या करना चाहिए, इसको मॉड ई नॉट स्क्वायर से कवर करना चाहिए। इससे हमारे पास क्या होगा कि अगर जब हम इस तरीका से एक्सप्रेशंस को लेकर आएंगे तो ये तय हो जाएगा कि अब ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि मॉड स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, अगर हम आई भी लेके चलते हैं, ई नॉट हमारा इमेजिनरी फॉर्म में भी आ गया तो वहां आई स्क्वायर की वैल्यू को नेगेटिव का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। जैसे हमारे पास में सपोज किया ई नॉट जो है इस फॉर्म में आ गया, ई नॉट इजकल टू आई और ई फॉर्म में आ गया, इनकेस मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया, तो हमारे पास क्या होगा, ई नॉट का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो हमारा माइनस आई होगा। ई यहां पे रियल पैरामीटर्स है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स को जब आप कैलकुलेट करने के लिए आओगे तो आप देखेंगे आई और माइनस आई जो मल्टीप्लाई कर रखे वो प्लस बना लेंगे, आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो हमारे किस फॉर्म में आ जाएंगे, ई स्क्वायर फॉर्म में, और ये हमारा रियल है। तो ये जो हमारे पास ये कंसेप्ट था कौन सा, कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, वो सेव हो जाएगा। अदरवाइज अगर हम सपोज किया ये ले लें और ई नॉट इमेजिनरी हुआ तो हमारे पास आई स्क्वायर किस फॉर्म में चला जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में जाएगा, और नंबर ऑफ फोटॉन्स नेगेटिव होंगे। तो उन्होंने क्या कहा, जो मैक्स बोर्न था उन्होंने कहा कि जो लाइट चलती है, लाइट के साथ जो फोटोनों की संख्या है वो उसके इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स को उस फॉर्म में जाके देखें तो वहां पे हम ये कहेंगे कि जो फोटॉन्स कहीं पे ज्यादा होते हैं इसका मतलब वहां इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की सब्जेक्टिव लगाएंगे तो ये कहेंगे कि कहीं फोटोनों के पाए जाने की प्रायिकता कहीं पर अगर ज्यादा है वहां पर इसका मतलब इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड ज्यादा है। जिन क्षेत्रों के अंदर फोटॉन्स ज्यादा होते हैं, वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी के साथ अगर हम अटैचमेंट चाहते हैं तो वो हमसे यही कहेगा कि इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड जिन क्षेत्रों में ज्यादा होता है वहां पर नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होते हैं।
अगर एक ही फ्रीक्वेंसी के डिफरेंट फोटॉन्स हमारे पास हैं। मेटल वेव कंसेप्ट के लिए ये चीज कहा कि जो हमारे पास ई का स्थान है वो कवर कौन करता है? साई करता है। और हमारे पास जो साई स्टार साई है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, साई इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर हमसे कहा जाए कि साई इंपॉर्टेंट है या साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूंगा दोनों ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है इनका प्रोडक्ट, साई स्टार साई जिसे हम कहते हैं, और ये हमारा क्या कहलाता है? ये मॉड साई स्क्वायर इसे हम कहते हैं, और ये हमारे पास इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो जो रिजल्ट है उसके में महत्वपूर्ण कंसेप्ट ये है कि साई हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि साई से हमें प्रायिकता नहीं पता चलती। हमें जो प्रायिकता पता चलती है वो साई स्टार साई से पता चलती है। और साई स्टार साई बेसिकली क्या रिप्रेजेंटेशन है? साई स्टार साई जो है वो रिप्रेजेंटेशन है प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ का 1 डायमेंशन में, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट किसका? एरिया का 2 डायमेंशन में, और प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम का 3 डायमेंशन में। तो इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या समझ के चलना है वो इस कंसेप्ट को समझना है। यहां पर जब हम एम से जोड़ रहे हैं इसका मतलब यह है कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट क्या होता है कि विजुलाइजेशन एक चीज से नहीं होता। अगर फिनोमेना को आप विजुलाइज करने का प्रयास करें तो एक पार्टिकल के साथ विजुलाइजेशन प्रायिकता का करना मुश्किल होता है। जब हम किसी क्षेत्र में ये कहने का प्रयास कर रहे होते हैं कि वहां पर पाए जाने की, सपोज कि हम इलेक्ट्रॉन को एक केस ले लेते हैं, एक कंसेप्ट समझे छोटा सा, हम सपोज कि इलेक्ट्रॉन को एक केस ले लेते हैं और कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की वहां प्रायिकता 0.2 है, तो आपको विजुलाइज करने में दिक्कत होगी। क्यों? उसका मतलब यह हुआ कि 0.2 इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचेगा, लेकिन 0.2 इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पार्ट हो नहीं सकता। तो क्या होता है कि जैसे हम कोई पर्टिकुलर क्षेत्र लेके चलते हैं और उन क्षेत्रों पे कहें कि भाई यहाँ प्रायिकता इतनी है, यहाँ इतनी है, यहाँ इतनी है, और यहाँ इतनी है, यहाँ प्रायिकता इतनी है। अब अगर हम प्रायिकता वहां पे ये बताने की कोशिश करते हैं और पार्टिकल सिंगल है, तो उसका मतलब ये ना समझा जाए कि सपोज किया मैंने 5 ही पॉइंट दिए और सब पे कहा कि पाए जाने की प्रायिकता 0.2 है सब पे। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का 0.2 पोर्शन यहाँ पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन का 0.2 यहाँ पहुंच गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बटा नहीं है। इसका विजुलाइजेशन ऐसे देखा जाए कि आप बीम डालें इलेक्ट्रॉन का, जो बीम है आपको पता चल गया कि आपने इतने इलेक्ट्रॉन्स इस बीम से पास किए हैं, उन बीमों में आप ये देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंचे। सपोज किया मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया कि हमारे पास 1000 बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने इम्पोज किए हैं, और यहाँ पे 1/5 1/5 1/5 जो है वो प्रायिकता है सब जगह। इसका मतलब यह है कि 1000 का 1/5वां पोर्शन इस पॉइंट पर पहुंचा है। इसका मतलब क्या हुआ? विजुलाइजेशन सिंगल का मुश्किल होता है। विजुलाइजेशन किसका होता है? विजुलाइजेशन जो होता है वो बहुत सारा, जब सिस्टम्स जो जिन पार्टिकलों से मिलकर बना है, जैसे हमारे पास क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक है, उसको विजुलाइज करना बहुत मुश्किल है। सिंगल फोटोन है, उसको विजुलाइज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब बीम ऑफ फोटॉन्स को हम देख रहे हैं तो उसे रोज ही विजुलाइज करते हैं। जब हमारे पास लाइट आती है और कमरे हम लाइट जलाते हैं कमरों के अंदर, वो विजुलाइजेशन है फोटोनों का, बीम ऑफ फोटॉन्स है। सिंगल इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी, सिंगल इलेक्ट्रॉन को एटम में हम देखने का प्रयास करें नहीं कर सकते, लेकिन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हम टीवी देख रहे होते हैं तो कैथोड रोज के ऊपर लगातार बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंपोज होकर आते हैं। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में तो मुझे ध्यान आता है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंटों में क्या होता है कि जब हम CRO यूज कर रहे होते हैं तो उस पर हम देखेंगे कि ब्लू सा स्पॉट लगातार मूव करता है। दे आर नथिंग रेदर देन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, क्योंकि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर हो जाता है। यहां से फर्क कैसा आता है? मैं अगर मुझसे पूछा जाए कि सर यहां पे कनेक्ट कर दो इसी चीज को, तो मैं ऐसे कनेक्ट करना चाहूंगा कि ये जो इंटेंसिटी है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण कब बन जाती है? जब हम एक पर्टिकुलर फोटोन की एनर्जी लेते हैं तो hν एनर्जी होती है, उसको विजुलाइज करना बहुत मुश्किल है।
लेकिन जब n से मल्टीप्लाई करते हैं और इस n का ऑर्डर बहुत ऊपर होता है, 10 की पावर 22, 10 की पावर 24, 10 की पावर 26, तो ये छोटी क्वांटिटी भी इस कैपिटल N के मल्टीप्लिकेशन से सिग्निफिकेंट हो जाती है। ऐसा नहीं है आप पूरे जीवन में फिजिक्स के हर फिनोमिना को लाइफ के अंदर यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हम क्या उसे परसेप्ट करने का प्रयास नहीं करते। हम माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर को परसेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन मैक्रोस्कोपिक को कर पाते हैं, और मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर खुद माइक्रोस्कोपिक से मिलकर बने होते हैं। जब हम सिंगल फोटोन लेंगे, उसकी एनर्जी hν प्लांक कांस्टेंट की वजह से बहुत कम आती है। और अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास कर रहे होंगे तो विजिबल अल्ट्रावायलेट में जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास के ऑर्डर की रहती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत छोटी यूनिट है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मल्टीप्लिकेशन किसी ह्यूज क्वांटिटी की हो जाए तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें ऑब्टेन होती है। और इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमारा सोलर रेडिएशंस आते हैं अर्थ पे, तो क्या होता है, हर जो लाइट है अकॉर्डिंग टू जो हमारी प्लांक थ्योरी है उसके हिसाब से हर फोटोन के पास एनर्जी होती है, लेकिन फोटोन्स ही इतने ज़्यादा आते हैं, जिससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फोटोन के पास तो एनर्जी कमी आती है, लेकिन क्योंकि फोटोन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो उसको हम परसेप्ट कर पाते हैं। जब भी हमारी बॉडी गर्म भी होती है हीट के कारण, क्योंकि वो बेसिकली सुपरपोजिशन होता है सबका, सारे फोटोनों के जितनी हमारी बॉडी के ऊपर फोटोन्स आके इम्पोज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं शरीर को क्या दे रहे होते हैं, एनर्जी, और बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है। तो यहां हमें समझना इसका है कि जो हमारा फिजिकल इंटरप्रिटेशन वेव फंक्शन का देखा गया वो किस फॉर्म में देखा जाता है। वो देखा जाता है कि जो हमारे पास लाइट वेव के लिए नंबर ऑफ फोटोन्स कहीं ज़्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। उसी तरीका से जो हमारे पास मॉड साई स्क्वायर है या साई स्टार साई है, अगर कहीं पर वो ज़्यादा होता है उसका मतलब ये होता है कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता वहाँ ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि साई स्टार साई जो है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहलाता है। और यहाँ अभी ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक हमारा कवर हो गया, अभी ये बहुत वाइड टॉपिक है, क्योंकि अभी तो इसकी बिल्कुल स्टार्टिंग में मैं पहुंचा हूं। इसे काफ़ी डिटेल डिस्कशन में इस पर देना चाहूँगा कि फिजिकल इंटरप्रिटेशंस को हम किस फॉर्म में लें। तो यहाँ जो दोनों के साथ जो हमारे वेव पार्टिकल ड्यूलिटी कंसेप्ट है लाइट के लिए, वहाँ से इसका कंसेप्ट लिया गया और ये कहा गया कि बेसिकली जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर है, जब कोई पार्टिकल चलता है उसके साथ वेव अटैच होती है तो उसके साथ ऑलवेज सदा एक वेव फंक्शन अटैच हो जाता है। दुनिया के अंदर वेव फंक्शंस किस फॉर्म में देखा जाए कि जब हम साई स्टार साई लें तो साई स्टार साई को हम पढ़ें, इसे हम मॉड साई स्क्वायर भी ले सकते हैं, सिग्निफिकेंस इसी का होता है और इसको हम बोलते हैं बच्चों पीडी। पीडी का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अगर हम 1D में जाते हैं तो 1D में हम इसका कैसे लेके चलते हैं, 1D के लिए हम लिखते हैं कि अगर हमसे पूछता है कि dx रीजन के अंदर पाए जाने की प्रायिकता बताएं तो ये मॉड साई स्क्वायर dx प्रायिकता होगी। अगर कोई पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है, उसका dx यहाँ पे जो वेव फंक्शन है वो हमारा साई है, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर हमें प्रायिकता बतानी है पार्टिकल्स की, तो मॉड साई स्क्वायर dx जो है वो यहाँ पे प्रायिकता होगी इस रीजन में पाए जाने की। और अगर पार्टिकल x बराबर -∞ से लेके +∞ तक कहीं भी हो सकता है, जैसे इस क्षेत्र को मैं इधर भी कितना भी बढ़ा दूं और इधर भी कितना आगे तक ले जाऊं, तो नेट पाए जाने की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। तो मॉड साई स्क्वायर dx हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मॉड साई स्क्वायर dx जो थी वो प्रायिकता थी dx के रीजन में, और x की लिमिट को अगर हम -∞ से +∞ तक लें, पार्टिकल -∞ से +∞ तक कहीं भी हो सकता है, तो मॉड साई स्क्वायर dx जो होगा और उसकी लिमिट हम -∞ से +∞ ले लें तो ये हमारी नेट प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। इसको हम कह रहे होते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी। जब हम 2D में जाते हैं तो 2D के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कंसेप्ट। 2D में जब हम जाते हैं तो हमारे पास पार्टिकल्स अब 2 डायमेंशंस में होगा। वहां पे जो होगी उसकी अगर हम कोई पर्टिकुलर क्षेत्र ले लें और उस रीजन्स के अंदर ये हमारा dx है और ये हम इसको dy ले लें, तो इस पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर उसके पाए जाने की प्रायिकता
मॉड साई स्क्वायर dx dy होगी। साई यहां पे वेव फंक्शन है। अब क्या होगा कि ये हमारे पास डबल हम इंटीग्रल क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहां पे दो वेरिएबल्स होंगे एक्स भी और वाई भी, क्योंकि पार्टिकल इस पर्टिकुलर रीजन में है लेकिन इसका एक्स भी बदल सकता है, कोऑर्डिनेट वाई भी बदल सकता है। तो ये हमारे पास 2 डायमेंशंस में मॉड साई स्क्वायर dx dy ये हमारा 1 बन जाएगा। और अगर पार्टिकल्स फिर से अगर हम ये लेके चलें कि पार्टिकल्स जो है -∞ से +∞ के रीजन में हैं, तो हम इसे इस तरीका से ले सकते हैं x बराबर -∞ और +∞ इक्वल टू 1। ये नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी बच्चों होती है किसके लिए, 2D के लिए। ये नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी होती है हमारी 1D के लिए, क्योंकि पार्टिकल्स के लिए हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या हैं, पार्टिकल 1D में चले, पार्टिकल्स का एग्जिस्टेंस 2D में हो और पार्टिकल का एग्जिस्टेंस 3D में हो। उसके बाद क्या होगा कि अगर हम इसे 3D में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसी पैटर्न पर हम इसे 3D में भी बदल सकते हैं। 3D में हम इसे कैसे कन्वर्ट करें कि एक छोटा सा क्यूबॉइड बना लें, ये हमारा dx हो जाएगा, ये dy हो जाएगा, ये dz हो जाएगा। इस रीजन्स को कवर कर लें तो यहाँ इसका जो dv होगा वॉल्यूम वो हमारा हो जाएगा dx dy और dz। तो 3D के अंदर इस पर्टिकुलर रीजन में पार्टिकल के अगर यहाँ पे वेव फंक्शन पार्टिकल का साई है तो पाए जाने की जो प्रायिकता है वो 3D में कितनी बनेगी हमारी बच्चों, इस रीजन के अंदर मॉड साई स्क्वायर dx dy और dz, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता है, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम को बताएगा 3D में। तो वॉल्यूम हमारा अगर dx dy dz है इस पर्टिकुलर रीजन के लिए तो हम क्या लिखेंगे, मॉड साई स्क्वायर dx dy dz जो इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर पाए जाने की प्रायिकता होगी इस वॉल्यूम सेगमेंट के अंदर। और यहाँ पे इंटीग्रेशंस हमारे किस पे कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, और इसको हम कर देंगे 1 के इक्वल। तो ये 1 डायमेंशंस के लिए था, ये 2D के लिए था, और ये हमारा 3D का हो गया। यहां पे फिर उसी तरीका से लिमिट लेके चलेंगे, z की लिमिट को लेंगे -∞ से +∞, और y इक्वल टू -∞ से +∞, और उसी तरीका से x की लिमिट को -∞ से +∞ ले जाएंगे। और एक चीज सदा याद रखें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि अगर आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं तो इस चीज़ को कभी ना भूलें कि ये हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा। मीन्स 1 डायमेंशंस के अंदर प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ, 2 डायमेंशंस के लिए प्रोबेबिलिटी पर यूनिट एरिया, और 3 डायमेंशंस के लिए प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। और जब हम नॉर्मलाइजेशन लगा रहे होते हैं, नॉर्मलाइजेशन के साथ हम नेट प्रायिकता को 1 कर रहे होते हैं 1D 2D 3D के अंदर, तो हम ये कह रहे होते हैं कि पार्टिकल अगर उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर कन्फाइंड हो गया तो इसका मतलब हुआ कि उसके पाए जाने की जो प्रायिकता है उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर कन्फाइंड हो गई 1। हम एक ऐसे पार्टिकल को जो -∞ से +∞ के बीच में होता है उसको विजुलाइज नहीं कर सकते, नेवर। आप पूछेंगे सर क्यों नहीं कर सकते विजुलाइज, क्योंकि ना ही हमने -∞ देखा है और ना ही +∞ देखा है। दुनिया में जब कोई पार्टिकल्स, जब भी दुनिया के अंदर कोई इंसान इवन दो पैदा होता है तो उसके साथ उसका वेव फंक्शन अटैच हो जाता है, और उसका जो वेव फंक्शन है वहाँ पे उन पर्टिकुलर रीजन के अंदर उसका लोकलाइजेशन अगर किया जाए, जैसे सपोज किया आप पूरी जिंदगी एक मेरठ में ही रहोगे, उससे बाहर नहीं जाओगे, तो आपका वेव फंक्शन लोकलाइज्ड हो गया और ये मेरठ की बाउंड्री के अंदर आपके पाए जाने की प्रायिकता सदा 1 बना देगा। लेकिन अगर आप मेरठ से बाहर जाते हैं तो फिर आप मेरठ के लिए नॉर्मलाइज नहीं किए जा सकते, फिर नॉर्मलाइजेशन की आपकी सीमाएं चेंज हो जाएंगी। तो बेसिकली क्या होता है, मैं क्या महसूस करता हूं कि जब पार्टिकल्स किसी पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर जब तक कन्फाइंड ना हो तब तक उसका नॉर्मलाइजेशन फैक्टर्स निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। आपको पता हो पार्टिकल किन रीजन्स के अंदर कन्फाइंड है, और वहां बहुत ईजी होता है नॉर्मलाइज करना फंक्शन को, जहां हमें ये तो पता चल रहा है कि पार्टिकल इस पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर कन्फाइंड हो गया है
और साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि वो उस रीजन्स की बाउंड्रीज क्या हैं। जैसे सपोज किया आपने कोई एक बॉक्स ले लिया, ये ले लिया बॉक्स, और क्या कहा कि पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर है। बॉक्स को आपने कहा कि ये x बराबर 0 से x बराबर l इसकी सीमाएं हैं। आपने बाउंड्री तय कर दी कि पार्टिकल आपने इसी रीजन के अंदर कन्फाइंड कर दिया है। यहां पे पोटेंशियल की जो वैल्यू है उसे इन्फिनिटी कर दिया है क्योंकि पार्टिकल इधर पेनिट्रेट ना कर जाए। तो आपको पता चलेगा यहां तो साइज इसका फाइनाइट होगा। अब इसको नॉर्मलाइज किया जा सकता है। अब x की जो लिमिट होंगी वो 0 से लेकर l आपने कन्फाइंड कर लिया पार्टिकल को। आप इस सीमा को बढ़ा और घटा भी सकते हैं। एक चीज मैं सदा कहना चाहूंगा, फिजिक्स को पढ़ते समय याद रखें कि देयर आर टू टाइप ऑफ द प्रॉपर्टीज इन नेचर। वन, जो आप चेंज नहीं कर सकते, एक जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं। सिस्टम्स में ऑलवेज एक टसल चलती रहती है, पूरी दुनिया की एक टसल रहती है। नेचर हमें कंट्रोल करने का प्रयास करती है अपने इंट्रिंसिक बिहेवियर से, और हम अपनी बुद्धि से प्रयास कर रहे होते हैं कि नेचर को कंट्रोल करें। तो दीज टसल्स रिमेन्स टू बी कंटिन्यू, और ये चलती रहेगी। अंत में कई बार नेचर हमसे जीतती है। जैसे आप अगर कहें कि एटम के आप साइज को बदलना चाहते हैं, यू कैन नॉट डू सो, आप नहीं बदल सकते। आप सोचें कि न्यूक्लियस की डायमेंशंस को आप चेंज करना चाहते हैं, आप नहीं चेंज कर सकते। आप अगर ये कोशिश करने का प्रयास करें कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन को नहीं रहने देंगे, यू कैन नॉट डू सो, तुम नहीं कर सकते ऐसा। इसलिए क्या होता है, उन प्रॉपर्टीज को हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज कह रहे होते हैं। अब हमारे पास महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि हम ऐसी एक दुनिया में रह रहे होते हैं जहां नेचर हमें रेस्ट्रिक्ट करती है, हमारी लिमिटेशंस को तय करती है। तभी तो हाइजेनबर्ग इस चीज को कहने के लिए मजबूर हुए कहीं ना कहीं कि हम उतना ही नेचर को जान पाते हैं जितना नेचर खुद को एक्सपोज करती है, कि हम इतना जान लें, क्योंकि नेचर बहुत मुश्किल से पता चलता है। हम फिजिक्स के फॉर्म में प्रोग्रेस तो हमने की है, ऐसा नहीं है फिजिक्स में प्रोग्रेस नहीं की। हम बहुत हाई लेवल से, जहां हम बहुत मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्टों को ऑब्जर्व कर पाते थे, धीरे 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 सिस्टमों को करते करते कोशिश कर रहे हैं कि हम जो हमारा विजुअलाइजेशन और परसेप्शन है वो बढ़ता चला जाए। और ऐसा नहीं है बढ़ नहीं रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हमारी लिमिटेशंस है। हमने कभी एक मैं लेक्चर इस पर डिलीवर करूंगा कि हम कहां से कहां तक पहुंचे हैं, किन डायमेंशंस पे हमें पता चीजें चलती थी और हम किन डायमेंशनों तक आज हम परसेप्ट करने के प्रयास में हैं। हमें प्रॉब्लम्स ये होती है कि हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स को नहीं ऑब्जर्व कर पाते, लेकिन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का परसेप्शन हमें होता है। सिंगल फोटोन का परसेप्शन चाहे हमें ना होता हो, लेकिन बीम ऑफ फोटोन का हम परसेप्ट करते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन को चाहे हम ऑब्जर्व ना कर पाते हो, लेकिन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमें परसेप्शन होता है। तो बीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कलेक्शन ऑफ द पार्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स हमसे ये नहीं कहती कि क्वांटम मैकेनिक्स हमसे ये बिल्कुल नहीं कह रही कि हम जब रिजल्ट्स बताएंगे तो हमें एग्जैक्ट पता होंगे। ये सदा हमसे ये कहेगी कि हमें प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर ही पता चलेगा। ये पता चलेगा क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी क्वांटम फिनोमेना और ईच एंड एवरी जो हमारी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो भी करेगा। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि ये हमें पता चलना चाहिए कि साई कैसे पिक्चर में आया, साई को हम कैसे नॉर्मलाइज करते हैं, और कुछ बाकी की इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं इसमें बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ हम चाहें कि भाई इसका नॉर्मलाइजेशन हम कैसे निकालें, तो हमें यहाँ पे ये पता चलेगा कि एक्स की लिमिट को अब हमने कन्फाइंड कर लिया 0 से एल, तो ये हमारा मॉड साई स्क्वायर डी एक्स जो होगा वो हमारा 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि पार्टिकल एक्स बराबर 0 से लेकर एल के बीच है, लेकिन आपको प्रायिकता कैलकुलेट करनी है 0 से लेकर L/2 तक, तब आप लिमिट को चेंज करेंगे। x बराबर 0 से L/2 तक अगर प्रायिकता पूछी है तो इसको इंटीग्रेशन लिमिट को भी आप 0 से लेकर L/2 तक लेके जाएंगे, और वो वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी, क्योंकि आपने पार्टिकल को 0 से लेकर L के भी छोड़ दिया है। और आपसे ये कहा जा रहा है कि इस पार्टिकल की नेट प्रायिकता 0 से लेकर L तक 1 है। यू आर श्योर, क्योंकि पार्टिकल उसके अंदर कन्फाइंड है। लेकिन वो कहता है कि आप केवल हाफ बॉक्स में कैलकुलेट करें, पार्टिकल इस बॉक्स में तो है, लेकिन आप प्रायिकता क्या करें, कैलकुलेट करें इस पार्टिकल की कहां से कहां तक, हाफ बॉक्स के अंदर। तो आपको लिमिट 0 से L/2 लगानी होगी। और फिर आपके पास एक चीज भी तय हो जाएगी कि नेट प्रायिकता बॉक्स के अंदर
0 से l/2 और l/2 से लेके l तक 1 है। अगर आप 0 से l/2 तक प्रायिकता निकाल लेते हैं तो 1 में से घटा के आपको l/2 से और l के बीच प्रायिकता पता चल जाएगी। 0 कभी नहीं होगी। अगर पार्टिकल बॉक्स के अंदर है, कन्फाइंड हो गया है, हाँ 0 हो जाएगी। क्या अब जब आप क्या करें, आप कहते हैं पार्टिकल्स, बॉक्स तो हमारा 0 से लेके l था, लेकिन यहां हमने दीवार खड़ी कर दी और आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया पार्टिकल को। अब इधर 0 हो जाएगी। अगर ये दीवार आपने इनफाइनाइट पोटेंशियल वॉल कर दी है, यहां पे पोटेंशियल अब आपने इन्फिनिटी कर दिया है, इधर पार्टिकल अब नहीं जा सकता। लेकिन अगर आपने पार्टिकल को बॉक्स के अंदर छोड़ रखा है तो आप उस समय पे ये नहीं कह सकते कि 0 से l/2 तक ही पार्टिकल होगा, क्योंकि आपने 0 से लेकर l तक उसको पूरा स्वतंत्र छोड़ रखा है। बात समझते हैं नहीं समझते? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सब हमें पता होना चाहिए। फिजिक्स परसेप्शन पे चीजें पता हो और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आते हैं। जैसे क्वेश्चन इस पे मैंने देखा कॉम्पिटिटिव दुनिया में, पूछा एक बार कि एक पार्टिकल बॉक्स के अंदर है, ग्राउंड स्टेट में है, तो हमें सबसे पहले वेव फंक्शन चाहिए, जो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। और फिर पूछा उसने कि 0 से लेकर l/4 तक पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता निकालें। आया हो क्वेश्चन है गेट का। तो आपको पहले वेव फंक्शन पता होना चाहिए और उसके बाद में जहां से जहां तक वो प्रायिकता पूछता है वहां से वहां तक प्रायिकता आप निकाल लें। x बराबर 0 से लेकर l/4 तक पूछा था तो उतनी लिमिट लगा दें, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लें। क्वेश्चन तो मैंने ये भी देखे हैं, इस तरीका का भी क्वेश्चन मैंने देखा है। एक बार क्वेश्चन में दे रखा था कि वेव फंक्शन दे रखा था, वेव फंक्शन की वैल्यू दे रखी थी a e⁻⁻⁴x और पूछा था कि प्रायिकता निकालें एक सर्टेन रीजन में। पूछा कई बार इस पर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि x1 से लेकर x2 तक प्रायिकता कैलकुलेट करें। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, साई स्टार साई लेना है, dx के साथ मल्टीप्लाई करके x1 से लेकर x2 तक लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कर लें, क्वेश्चन सॉल्व कर दें। तो पहले क्या होगा, अगर यहां से कह रहा है कि x1 से लेके, आपको सदा कॉम्पिटिटिव दुनिया के लिए देखो फिजिक्स को 2 पार्ट्स में सदा सोच कर आपको चलना है। एक, फिनोमिना कैसे हो रहे हैं, दूसरा जो चीज आप पढ़ रहे हैं उस पर अप्लाइड कैसा आएगा क्वेश्चन। अब आप जिस फॉर्म में आ गए हैं यहां से क्वेश्चनों का एलोब्रेशन बहुत वाइड और हायर लेवल तक जाएगा। ऐसा नहीं है कि वेव फंक्शंस की स्टडी अपने आप में, वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी, वेव फंक्शंस के एप्लीकेशन समझने अपने आप में क्वांटम मैकेनिक्स के बेस को साउंड करते हैं और उस आधार पर आप क्वांटम की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं एलोब्रेशन ही दे रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, मैंने बहुत नीचे से लेक्चर शुरू किया है और इसे एलोब्रेट करूंगा, तो आप सुनते रहें ध्यान से और समझने का भी प्रयास करते रहें। तो यहाँ पे क्या होगा, x1 से x2 तक प्रायिकता पूछिए तो पहले मॉड साई स्क्वायर कैलकुलेट कर लें। ये मॉड साई स्क्वायर dx जो होगा वो हमारा a²e⁻²x होगा। a को कहा गया है पॉजिटिव है केवल। अब हमसे पूछता है x1 से लेकर x2 तक प्रायिकता निकालें, यहाँ पर dx भी रखें, तो x1 से लेकर x2 तक इसको इंटीग्रेट कर दें, आंसर सॉल्व कर दें। मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन में बिल्कुल नहीं रहता, कैलकुलेशन पार्सन पर आपको ही काम करना है। मेरा विश्वास होता है कंसेप्ट डेवलप कराने में कि कैसे कंसेप्ट को आपको समझना है और कैसे फिर उसे अप्लाई करना है। कैलकुलेटिव पार्ट पर मैं काम नहीं करना चाहता कभी भी। कैलकुलेटिव पार्ट पर मैं सदा स्टूडेंट से कहता हूँ वो करें कैलकुलेशन, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पेपर के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व भी करके आना है। तो कई बार क्या करता है, साई हमें दे देता है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, वो कह देता है px dx पता है, पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता x से लेके x प्लस dx के बीच में हमें पता है। कुछ भी वैल्यू दे देगा इसकी भी। सपोज किया यही क्वेश्चन दे दिया, कहा कि ये प्रायिकता a⁻⁻⁴ है, ये है, और कहता है कि हम x1 से x2 तक प्रायिकता निकालें। तो कुछ भी नहीं करना है, यही क्वेश्चन सेम था, उसी फॉर्म का क्वेश्चन है। x1 से x2 तक इंटीग्रेट कर दें, आंसर हमारे पास आ जाएगा। क्यों? ये तो dx में बता रहा प्रायिकता और वो कह रहा है कि x की हमारे पास लिमिट है। dx तो देखो ऐसे ऐसे आएगा ये कि ये हमारे पास x1 सपोज किया यहाँ है, x2 हमारे पास ये है और dx इसका पोर्शन है, ये छोटा सा, ये dx है। तो क्या करेंगे आप, इस रीजन में आपको प्रायिकता पता है, यहां से लेके यहां तक पूछिए, तो पहले px dx ले लें और x1 से लेकर x2 तक क्या कर दें, उसको इंटीग्रेट कर दें। आ चुका है क्वेश्चन, गेट में कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म में आया है। अभी हमारी प्रॉपर्टीज इस पे जारी रहेंगी और डिटेल डिस्कशन मेरा भी आना बाकी है। अभी मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग फेज इसका दिया है, क्योंकि
काफ़ी बड़ा टॉपिक है, मुझे उम्मीद है आपने ये सब नोट कर लिया होगा। इसके नोट्स भी बनाते रहें और इस पर एक अप्लाइड क्वेश्चनों की मैं सीक्वेंस बहुत लंबी देने वाला हूं आने वाले समय में। समझना हमें यह है कि अगर हमारे पास साई स्टार साई है तो रियल इमेजनरी अगर फॉर्म में ये लिखा जाए, लेकिन साई स्टार साई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाएगा कि वो सदा हमें जब भी वैल्यू हम कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे वो हमें क्या देगा, सदा वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देगा और कभी भी उसकी वैल्यू इमेजनरी नहीं आएगी, उसकी कभी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। देखें, जैसे मैं बहुत सारी बुकों से कुछ बच्चे सोच रहे होते हैं सर कहाँ से पढ़ा रहे हैं, तो ये बेसिकली एक पर्टिकुलर रेफरेंस में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये बहुत सारी जगह से कलेक्शंस होता है जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ। आज का लेक्चर्स तो बहुत बहुत बुकों से कंसल्ट करके और जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं जहाँ जहाँ से जैसे जैसे चीज़ें आई हैं उनसे सबसे मैं ले रहा हूँ। तो इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझें भी, और अगर एक बार में नहीं समझ पाते हैं तो दोबारा देखें, दोबारा भी नहीं समझ पाते हैं तो 3 बार देखें, जब तक देखें जब तक ये लेक्चर पूरा क्लियर ना हो, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर ये इसे ही मैं कहूँगा। जैसे हमारे पास में क्या है कि साई हमारे पास इस फॉर्म में अगर आ जाता a प्लस आई बी में, इन केस, क्यों, क्या है मेरा टॉपिक? मेरा टॉपिक ये है जो मैं एलोबरेट करने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे लिए साई स्टार साई ही क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं सर साई स्क्वायर ले लेते, क्या दिक्कत थी? आप इसे नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जब भी इमेजनरी पैरामीटर्स में कोई वेव फंक्शन लिखा जाएगा, क्योंकि वेव फंक्शन जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो इमेजनरी भी हो सकता है, और वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, तीनों ही पॉसिबिलिटी है उसके साथ। अगर हमारा साई आई होता, इन केस आई फॉर्म में होता, मीन्स इमेजनरी फॉर्म में, और साई स्क्वायर हम करते तो आई स्क्वायर देता, और आई स्क्वायर देते हमें क्या मिल जाता? माइनस, और प्रायिकता प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नेगेटिव हो जाती, मीन्स प्रायिकता नेगेटिव हो जाती, वो होती नहीं। इसका मतलब क्या है? साई स्क्वायर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नहीं ले सकते, मोड साई स्क्वायर को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लेते हैं। तो जैसे हमारे पास साई की वैल्यू a प्लस आई बी है, a और b हमारे पैरामीटर्स हैं, और ये हमारे a और b कैसे पैरामीटर्स हैं? ये a और b पॉजिटिव और नेगेटिव कैसी भी वैल्यू रख सकते हैं। दे मे पोसेस द पॉजिटिव वैल्यू, दे मे हैव द वैल्यू नेगेटिव, दोनों तरीका की वैल्यू हो सकती हैं। तो जब हम साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसमें लेकर चलेंगे तो वो हमारा हो जाएगा यहां से बच्चों a का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट माइनस आई बी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और याद रखें कि अगर ये रियल क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव तो है, लेकिन अगर ये क्वांटिटी हमारी कैसी है? रियल है, तो a का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी a होगा और b का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी क्या होगा? b होगा। रियल क्वांटिटी या हमारे पास नेगेटिव क्वांटिटी होती है उसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी उसका सेम ही होता है। तो जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो साई स्टार साई जो होगा वो हमें क्या दे देगा? वो हमें दे देगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। साई स्टार साई जो होगा वो हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें, ये हमारी है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये क्वांटिटी सदा कैसी आएगी? ये सदा क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, चाहे आप a और b की वैल्यू को कुछ भी वैल्यू क्यों ना दे दें, लेकिन ये क्वांटिटी सदा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सदा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। आप कहेंगे सर ये कैसे पता चला? सपोज किया आपने a की वैल्यू को बतौर एग्जाम्पल 1, b को 2 ले लिया, आप देखेंगे ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो 1 प्लस 2 3 आ गई। अगर आपने a की वैल्यू को -1, b की वैल्यू को -2 ले लिया, तब भी आप देखें तब भी वैल्यू 3 आ गई। तो चाहे आप पॉजिटिव ले रहे हैं वैल्यू, चाहे नेगेटिव ले रहे हैं, ये वैल्यू सदा कैसी आएगी? सदा पॉजिटिव आएगी। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सदा पॉजिटिव आनी भी चाहिए। तो हम इस कंसेप्ट से किससे बच जाते हैं? 2 चीजों से बच जाते हैं। कभी भी प्रायिकता यहां से नेगेटिव नहीं आएगी, और प्रायिकता कभी भी नेगेटिव के साथ साथ क्या होगा कि चाहे वो क्वांटिटी हमारे पास कैसी हो, इमेजनरी हो, वेव फंक्शन की वैल्यू जो है हमारे पास चाहे इमेजनरी हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, तीनों के लिए इस एक्सप्रेशंस को हम समझा सकते हैं। हाँ शुभम। बेसिकली क्या है कि नेगेटिव का जो मतलब है यहाँ पे, वो नेगेटिव का मतलब ये है कि हम ऐसा नहीं कर सकते
नेगेटिव का मतलब यह है कि अगर हमने साई और साई, अभी क्या होगा कि जो चीज तुम पूछ रहे हो ना, ये अभी सभी अप्लाइड क्वेश्चन से पता चलेगा। अभी इसका एप्लीकेशन पोर्शन जब आएगा, जब पता चलेगा कि आई का क्या मतलब है, माइनस आई का क्या मतलब है, वेव फंक्शन किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, किस तरीका से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा रहा होता है। तो इन चीजों को डिस्कस करूंगा मैं आगे फर्दर। हर सवाल का जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएगा कुछ समय के बाद। जितने तुम्हारे क्वेश्चन है, जो भी तुम्हारे माइंड में चलेंगे, वो सब आ जाएंगे, है ना। हाँ जी, ये गुड़िया ये कह रही है कि सर वेव फंक्शन जो है इमेजिनरी कैसा हो सकता है, कोई बताएगा क्लास में? वेव फंक्शन सदा रियल होता है? नहीं नहीं, वेव फंक्शंस जो होता है वो बेसिकली, ये जो क्वेश्चन तुमने पूछ लिया, ये थोड़ा सा और पहले पूछ लिया है। बेसिकली क्या है कि तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनके जवाब तुम्हें थोड़ी देर में खुद ही मिलेंगे। बेसिकली क्या होता है, जब हम फिजिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में क्रिएटिविटी पैदा होती है। हम सोच रहे होते हैं कि भाई ऐसा है, रियल का क्या मतलब है, वर्चुअल का क्या मतलब है, आई का क्या मतलब है। सबके मतलब होते हैं, सबके मतलब होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अभी जब हम इसके एप्लीकेशंस पोर्शन पर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जो वेरियस सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिसिटी प्रॉपर्टी हम कैसे अप्लाई करते हैं, वेव फंक्शंस के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, क्या इसके एप्लीकेशंस होते हैं। तो अभी इस लेक्चर को ये ना सोचो कि आज ये खत्म होने वाला है, ये लेक्चर मेरा कल भी चलेगा। मैं जब आपसे ये कह रहा हूं कि वेव फंक्शन का अगर आप इंटरप्रिटेशन समझते हैं, वेव फंक्शंस आपको पता चलता है, और वेव फंक्शंस के जितने भी डिफरेंट एस्पेक्ट पे क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर आप उन्हें सॉल्व करने की स्थिति में होते हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन को, मैं ये मान के चलता हूं कि 50% ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स आपकी सॉल्व हो जाती है। तो आपका फिजिकल इंटरप्रिटेशन जो पोर्शन है, इट शुड बी वेरी साउंड। आपको पता होना चाहिए साई की क्या वेरियस प्रॉपर्टीज हैं, उस वेरियस प्रॉपर्टीज को पता करते समय हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ये टॉक बहुत लंबी चलने वाली है, तो ये मत सोचो कि अभी खत्म होने वाली है। इसे मैं पार्ट्स में बांटूंगा। फिजिकल इंटरप्रिटेशंस पे तो मैं अभी नहीं बोलूंगा, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज पे बहुत बोलने वाला हूं, क्योंकि प्रॉपर्टीज ही है जहां से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, वो प्रॉपर्टीज ही है जहां से अप्लाइड प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं। अब हमको समझना क्या है, उसको सुने। अब हमें चलना है, अभी तो बहुत बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज की तरफ पहुंचे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि कुछ इसके कर्व्स आते हैं कई बार कॉम्पिटिटिव दुनिया में, जहां पे वो पूछता है कि इनमें से कौन सा कर्व पॉसिबल है, कौन सा कर्व पॉसिबल नहीं है। बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा क्या है कि वेव फंक्शंस की वेरियस प्रॉपर्टीज को हम एनालिसिस करते समय क्या समझें कि वेव फंक्शंस बेसिकली कौन कौन सी प्रॉपर्टी रखता है। मेरी टॉक जो फोकस रहेगी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसकी लोपेट हम करेंगे, और फिर क्वेश्चंस देखेंगे इस पर अप्लाई कैसे आते हैं। एक सबसे जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी इसकी होती है, वो होती है कि वेव फंक्शंस जो होता है, वो हमारा वेव फंक्शंस हैज या पोसेस सिंगल वैल्यूड। आपको करना क्या है, एक प्रॉपर्टी को उठाएं और उस प्रॉपर्टी का एलोपेशंस आपको करते जाना है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये पोसेस करता है, क्या रखता है, सिंगल वैल्यूड। और सिंगल वैल्यूड इन होल रीजन, जब जिस भी रीजन के अंदर ये होगा, इसकी वैल्यू सिंगल वैल्यूड होगी, दो वैल्यू नहीं रख सकता वेव फंक्शन। समझें इसका क्या मतलब है कि अगर हम देखें, मैं जितनी भी चीजें डिस्कस करूंगा वो कर्वों से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, उस पर अप्लाइड क्वेश्चंस के एस्पेक्टों पर डिस्कस करूंगा, ये भी बताऊंगा सिंगल वैल्यू ही क्यों रखता है। देखो, जैसे बच्चों हमने क्या किया कि एक साई और एक्स में हमने किसी सिस्टम के लिए कर्व खींच दिया वेव फंक्शन में, और इधर क्या लिया, पोजीशन। हमने क्या किया, अपनी तरफ से कर्व बना दिया, और कर्व चलो हमने इस तरीका से बना दिए। ये अपनी चॉइस है, आप कैसे भी बना दो, यू हैव लॉट ऑफ चॉइस। या आपने इस तरीका का कर्व बना दिया, ये x है और ये साई है।
क्या देख रहे हैं, इस x की इस वैल्यू के लिए यह साई की वैल्यू ये भी होगी और ये भी होगी। ये तो कहेगा पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता इस पॉइंट के हिसाब से, यहां इस पॉइंट को ले रहा हूं मैं x की इस वैल्यू के लिए, ये तो कुछ प्रायिकता ये कुछ और देगा, यहां के हिसाब से तो प्रायिकता कम है उस पॉइंट पर। और इस पॉइंट के हिसाब से अगर हम देखें तो मॉड साई स्क्वायर क्योंकि प्रायिकता को बताता तो प्लस माइनस का तो फर्क पड़ेगा नहीं, ये प्रायिकता ज्यादा दे रहा है, ये प्रायिकता कम दे रहा है, एक ही पॉइंट पे दो प्रायिकताएं आ गई। और कभी भी कोई पार्टिकल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसके पाए जाने की प्रायिकता दो कभी नहीं होंगी। केवल एक ही प्रायिकता हो सकती है किसी पर्टिकुलर पार्टिकल के पाए जाने की, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। और प्रायिकता में भी हमें बहुत महत्वपूर्ण होता है वो यह है कि अगर पार्टिकल उस रीजन के अंदर कन्फाइंड है और मोशन में है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बोल रहा हूं मैं, उन पर ध्यान दो। पार्टिकल एक पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड है और है, अगर नहीं है तो प्रायिकता जीरो हो जाएगी, वेव फंक्शन उसका जीरो हो जाएगा। आपको कुछ नहीं सोचना। सपोज कि आप इस समय इस कमरे में बैठे हो और मुझे पता है मैं ऑब्जर्वर हूं, तो मेरा विजुअलाइजेशन ये कहता है कि आपके हर जगह पहाड़ पाए जाने की प्रायिकता जीरो है इस पर्टिकुलर टाइम पे, नॉट एवरी टाइम। आप लोकलाइज्ड हो गए, आपका वेव फंक्शन लोकलाइज्ड हो गया, लेकिन ये सदा नहीं चलता रहेगा, ये एक सर्टेन टाइम के लिए हुआ। अब जब आप यहां से चलना शुरू करेंगे, आपके पाए जाने की प्रायिकता, अगर कुर्सी सपोज किया 50 पड़ी हुई हैं इन केस, तो 50 अगर चेयर्स हैं हमारे सामने, तो हमें नहीं पता आप किस चेयर पर बैठने वाले हो। एक ऑब्जर्वर रूम में बैठा हुआ जो ऑब्जर्व करेगा, उसका परसेप्शन आपके वेव फंक्शन के लिए अलग होगा। जो आपके रूम से बाहर बैठा हुआ ऑब्जर्वर होगा, उसका परसेप्शन अलग होगा। क्यों? उसको नहीं पता होगा कि आप कहाँ हो, आपको उसको ये भी नहीं पता होगा ऑब्जर्वर को कि आपका वेव फंक्शंस कहाँ कितना है, नहीं बता सकता वो। लोकलाइज्ड जब भी कोई चीज होती है तो उस लोकलाइज्ड का मतलब ये होता है कि उसकी पार्टिकल और उसका वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना इजी है, क्योंकि उसके पाए जाने की प्रायिकता उस पर्टिकुलर टाइम पे, बी रिमेंबर पर्टिकुलर टाइम पे, वो हमें पता है कि ये बने हैं उस पर्टिकुलर क्षेत्र में। लेकिन वो ऑल द टाइम नहीं रहेगा। प्रॉब्लम्स कहां से शुरू होती है, कहां हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपने पार्टिकल को कन्फाइंड किया था, जीरो से लेकर एल के बीच में, आपको ये नहीं पता वो कहां है। क्लासिकल मैकेनिक्स तो हमसे ये कहती कि उसके पाए जाने की ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर प्रायिकता सदा समान है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ऐसा नहीं कहती। क्वांटम मैकेनिक्स से रिजल्ट्स कुछ अलग ही आएंगे। क्वांटम मैकेनिक्स ये कहेगी कि हमारे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स ऐसे होंगे जिन पे पार्टिकल कभी भी नहीं होगा, और कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिन पे प्रायिकता पाए जाने की ज्यादा होगी। तो क्वांटम और क्लासिकल में डिफरेंस आना शुरू होगा। वहां तुम्हें यह पता चलेगा, अभी मैं क्योंकि डिस्कशन उस पर नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि मैं वेव फंक्शन के फिजिकल एस्पेक्टों से जुड़ गया हूं, मेरे माइंड में फिजिकल इंटरप्रिटेशन इसका चल रहा है, तो हमें यह पता चलने का प्रयास होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स रेस्ट्रिक्ट करती है पार्टिकल को कि इन पर्टिकुलर पॉइंटों पर पार्टिकल कभी ना जाए, क्योंकि उसको सर्टेन कंडीशनों को ओबे करना होता है। बेसिकली जब वेव फंक्शंस होता है तो इट सीम्स टू बी इंडिपेंडेंट बट नॉट इंडिपेंडेंट एट ऑल। पार्टिकल्स ऐसा महसूस होता है कि फ्री है, कहीं भी जा सकता है, और पार्टिकल बॉक्स में आपने छोड़ा, आपने सोचा कि पार्टिकल कहीं भी चला जाएगा किसी भी जगह पे, ऐसा नहीं होगा। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स ऐसे होंगे जिन पर वो कभी नहीं जाएगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, और वो रेस्ट्रिक्शंस पार्टिकल को बाउंड करती हैं कि इन रेस्ट्रिक्शंस का और वेव फंक्शन अपनी इन प्रॉपर्टियों का पालन करे। जैसे यहां पे उसकी रेस्ट्रिक्शंस है कि इस पर्टिकुलर कंडीशंस को पार्टिकल ओबे नहीं कर सकता। जब पार्टिकल्स ओबे नहीं करता, उन पर्टिकुलर कंडीशंस को, इसकी फिजिकल पैरामीटर्स उस कंडीशंस को ओबे नहीं करती, तो कहते हैं कि इस केस के अंदर वेव फंक्शन ये पॉसिबल नहीं होगा, ऐसे कर्व प्लॉट नहीं किए जा सकते। अगर हम इसी के करस्पॉन्डिंग दूसरा कर्व अगर यहाँ पे समझने का प्रयास करें, तो यहाँ पे हमें पता चला एक पर्टिकुलर एक्स के लिए अगर हम ऐसे वैल्यू लेके चले जाएं, तो एक वैल्यू नहीं हो गई, एक वैल्यू ये हो गई, एक ये हुई, एक ये हुई, ये हुई और ये हुई, इतनी सारी पॉइंटों पर इस कर्व को काट रहा है। तो प्रायिकता एक नहीं हो गई, मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज हो गई। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 5-5 प्रायिकता आ जाए एक ही पॉइंट पर,
ऐसा कभी नहीं होगा। पार्टिकल की एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पाए जाने की प्रायिकता चाहे वो कितनी भी हो, ध्यान दें और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं, पार्टिकल मोशन में है और उस पर्टिकुलर रीजन में है। प्रायिकता किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर सर्टेन कंडीशंस के अंदर ये तो संभव है कि वो 0 हो जाए। 1 कभी नहीं होगी। आप कहोगे सर 1 क्यों नहीं होगी? क्योंकि पार्टिकल मोशन में है। तो आपने क्या किया, 1 कहकर तो ये कह दिया पार्टिकल उसी पॉइंट के ऊपर है ऑल द टाइम। 1 कभी नहीं होगी। लेकिन ये देखा जाएगा जब मैं आगे जाकर आपको पढ़ा रहा हूंगा बॉक्स की प्रॉब्लम में, तो मैं बताऊंगा कि पर्टिकुलर क्वांटम नंबर में कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिन पर पार्टिकल कभी नहीं होगा, और उन्हीं क्वांटम नंबर्स में ये देखा जाएगा कि कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर पाए जाने की प्रायिकता मैक्सिमम होगी। तो प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट हमसे ये कहता है कि पार्टिकल अगर मोशन में है तो मोशन के अंदर लगातार अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, कन्फाइंड है, लेकिन उसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है, इसका मतलब उसकी प्रायिकता भी चेंज हो रही है। जब पार्टिकल को आप कन्फाइंड कर देते हैं, ये कह देते हैं पार्टिकल केवल इसी पॉइंट पे है और वो स्टेशनरी रुक गया है, तब आप कह सकते हैं कि वहां प्रायिकता 1 है। लेकिन अगर वो मोशन में है तो उसकी प्रायिकता ऑसिलेटरी होगी और वो चेंज होगी रेगुलर। वो अलग चीज है कि बाद में आपको पता चलेगा कि जब हम वेव फंक्शन की बात करके लाएंगे और इसके कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रायिकता खुद ऑसिलेटरी मोशन रखती है। प्रायिकता खुद ऑसिलेट करती है। जैसे जैसे पार्टिकल मूव करता है तो उसकी प्रायिकता भी ऑसिलेट होती है पार्टिकल के साथ साथ। हाँ जी, क्या है क्वांटम एंटेंगलमेंट? एक ही टाइम पे क्या कर सकते हैं? एक ही पार्टिकल दो जगह हो सकता है एक ही इंस्टेंट पे। बेसिकली क्या होता है कि देखो, इमेजिनेशन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। होता क्या है कि साइंटिस्ट जो चीजों को लेकर आते हैं वो बहुत सारी चीजें इमेजिनेशन पर होती हैं। हम बेसिकली क्या हो रहा होता है कि पर्टिकुलरली हमारा परसेप्शन इतना साउंड नहीं होता। अब हमसे कहा जाए पार्टिकल इन बॉक्स के अंदर, हमने पार्टिकल को छोड़ दिया और हमसे कहा जाए कि इसकी पोजीशन को हर मोमेंट के ऊपर ऑब्जर्व कर लो, यू कैन नॉट डू सो। जब आप क्लासिकल मैकेनिक्स पे इसकी फिजिक्स को अप्लाई करेंगे तो आप खुद ही हाथ खड़े कर देंगे कि सर इसका परसेप्शन हम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अभी आप ये ना सोचे कि क्वांटम मैकेनिक्स की मेरी तरफ से ये स्टार्टिंग ही है, अभी ये समापन नहीं है। अभी क्वांटम मैकेनिक्स के इतने सारे आयाम हैं कि जब आप पूरे के पूरे इसके डिफरेंट एस्पेक्टों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा वाइड और बहुत ही ब्रॉड प्रोस्पेक्ट्स में फिजिक्स है इसकी। तो अभी आप इतना जल्दी ना सोचें कि ये सब कवर होने वाला है। अभी इसमें लॉट ऑफ टाइम लगेगा, लॉट ऑफ एनर्जी लगेगी, लॉट ऑफ चीज़ें रहेंगी। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको समझें कि पार्टिकल अगर कहीं पर कन्फाइंड होता है पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर, तो कन्फाइंड अगर आपने कर दिया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो उसकी प्रायिकता को आपने लिमिट में रख दिया है कि उसकी नेट प्रायिकता 1 होगी। लेकिन पार्टिकल अगर वहाँ मोशन में है तो आप बिल्कुल ये ना सोचें, ऐसा संभव है कि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट ऐसे हो जहाँ प्रायिकता उसकी 0 हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि पार्टिकल मोशन में भी है और उसकी प्रायिकता 1 हो जाए कुछ पॉइंटों पे, वो कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने 1 रख दिया तो इसका मतलब है पार्टिकल मोशन पे नहीं है। उन पॉइंटों पे जिन पे वो जाने वाला है उनकी प्रायिकता और 1 में भी आप जोड़ के लाओगे तो कैसे उसको सेटिस्फाई करोगे नेट प्रायिकता को? ये हमारे पास परसेप्शन है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जब भी हम वेव फंक्शंस और पोजीशन कर्व खींच रहे होते हैं तो हमें सदा ये भी पता होना चाहिए कि वेव फंक्शंस और पोजीशन कर्व जब भी प्लॉट कर रहे होते हैं तो सदा ध्यान रखें कि कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं होगा कि जो हमारा पार्टिकल है वो मोशंस में आए और मोशंस में आने के बाद में उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उसकी कई सारी प्रायिकता हो जाए। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक ही पॉइंट के ऊपर हम देख रहे हैं 4 5 प्रायिकता आ रही हैं। 5 प्रायिकता का मतलब है कि एक ही पॉइंट पर पार्टिकल की 5 प्रायिकता कभी नहीं हो सकती। तो इस वेव फंक्शन को भी आप क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, ये कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर केस के अंदर ये कोशिश करें समझने की कि हमारा जो वेव फंक्शन है अगर सपोज किया इस फॉर्म में चलता है, दिस वन, अब इस वेव फंक्शन के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे इसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो जो वेव फंक्शन है उसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है। साई इज ऑल्सो चेंजिंग व्हेन एक्स इज चेंजिंग। और कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसके ऊपर उसका जो वेव फंक्शन है वो 2 वैल्यू रखता हो। आपके पास में 2 विकल्प ऑल द टाइम पता होने चाहिए। कैसे पता होने चाहिए? कि आपको ये भी पता हो कि ये वेव फंक्शन वैलिड होगा, ये वेव फंक्शन वैलिड नहीं होगा।
ये इनवैलिड वेव फंक्शन थे जहां मल्टीपल वैल्यू आ रही थी। ये वैलिड वेव फंक्शन है, क्योंकि वैलिड वेव फंक्शन इसलिए है क्योंकि कोई भी पॉइंट हमारा पोजीशन का ऐसा नहीं है जिस पर उसके पाए जाने की प्रायिकता कैसी हो गई है, 2 हो गई है। बात को समझते हैं। दूसरी चीज क्या है, इसी में मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि जो हमारे पास, क्योंकि मैं चाहता क्या हूं उसको समझें, चाहता हूं कि एक प्रॉपर्टी उठाएं और उस प्रॉपर्टी को एलोबरेट करते चले जाएं। कुछ ऐसी जगह जाएं जहां पे वो प्रॉपर्टी ओबे ना हो रही हो, उनको इनवैलिड करते चले जाएं। दूसरा क्या करें, कुछ ऐसी 1 से 2 केस आपके पास ऐसे भी हों कि जहां आपको उस प्रॉपर्टी का ये पता हो कि ये वेव फंक्शन वैलिड हुआ। देखो 2 वेव फंक्शन मैंने यहां प्लॉट किए, इनको मना कर दिया, ये पॉसिबल नहीं है। एक वेव फंक्शन फिर कैसा बना दिया, एक ऐसा बना दिया जो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं ओबे करता हुआ है। ये वैलिड वेव फंक्शन है, तो ये वैलिड है और ये दोनों कैसे हो गए, इनवैलिड। तो ये हमारे पास थी। फिर दूसरा क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी, मैं एक ही प्रॉपर्टी को फिर आगे तक बढ़ाता चला जाऊंगा। एक प्रॉपर्टी को एलोबरेट कर रहा था, फिर दूसरी प्रॉपर्टी पे जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो इसकी महत्वपूर्ण होती है वो वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी वैल्यू सदा फाइनाइट होनी चाहिए। वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, इट शुड बी फाइनाइट। इट शुड बी फाइनाइट, वेव फंक्शन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी। आपके पास इसके 2 विकल्प हैं डिस्कस करने के। एक तो इस तरीका से लेके चलें कि आप ये मान के चलें कि इनफाइनाइट है। एक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट हुआ करता था कि आप क्या माने कि जो आपको प्रूव करना है उसका उल्टा माने, और उसका उल्टा मानने के बाद में उसे गलत सिद्ध कर दे, तो जस्ट उसका रिवर्स सही होगा। जैसे जिंदगी में क्या होता है, दुनिया जो चलती है वो दिन और रात से चलती है। आप अगर दिन को मान के चलें और आपको दिखाना है कि अब रात हो रही है, तो आप ये सिद्ध कर दें कि दिन नहीं है, तो अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा कि दिन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, रात है। इसी तरीका से है, क्या मानेगा, आप ये कह दें कि वेव फंक्शन हमारे पास इनफाइनाइट है। साई को अब आपने क्या किया, इनफाइनाइट मान लिया। क्या कह रहे हैं, साई स्टार साई क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये भी कैसी हो गई उस समय, इनफाइनाइट। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, क्या प्रायिकता कभी इन्फिनिटी हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि प्रायिकता, जो बिल्कुल नहीं समझते प्रायिकता के कंसेप्ट को वो भी समझें, प्रायिकता सदा 0 से लेकर 1 के बीच होती है। प्रायिकता की अगर आपसे पूछा जाए लोअर लिमिट क्या है, तो लोअर लिमिट इज 0, और प्रायिकता की अगर अपर लिमिट आपसे पूछी जाए तो 1। जब भी आप आंसर को मार्क करेंगे प्रोबेबिलिटी को, पार्टिकल वेरियस स्टेटों में तो 0 कभी मार्क नहीं करेंगे, कभी नहीं मार्क करेंगे। क्यों, वेरियस स्टेटों में से पूछता है कि इस पर्टिकुलर स्टेट में क्या प्रायिकता है। तो उस समय पे जब वेरियस स्टेटों में पार्टिकुलर एक पर्टिकुलर स्टेट में पूछ रहा है, तो प्रायिकता कभी भी 1 नहीं होगी, 1 से सदा कम होगी। और प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 कभी मार्क नहीं करेंगे अगर पार्टिकल पर्टिकुलर रीजन के अंदर है। प्रोबेबिलिटी 0 आप जब मार्क करेंगे जब आपने रेस्ट्रिक्शंस ऐसी इंपोज कर दी है कि उस पर पार्टिकल कभी नहीं जाएगा। जैसे आपने पार्टिकल इन बॉक्स की कंडीशंस में उसे लगातार इसलिए डिस्कस कर रहा होता हूं कि वो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए क्योंकि उसका सबसे ज्यादा यूटिलिटी हम देखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, वी की वैल्यू को इन्फिनिटी कर रहे होते हैं दोनों तरफ जो होता है। यहाँ पे ये इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल का मतलब है कि पार्टिकल के पास जो ये दीवारें खींच दी गई हैं, इनकी इनफाइनाइट डीप हैं, इनको पार्टिकल कभी पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो उसका सिंपलेस्ट मतलब ये होगा कि जो यहाँ पे वेव फंक्शन है वो 0 होगा, पार्टिकल यहाँ कभी नहीं पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि वी इन्फिनिटी का मतलब है कि पार्टिकल के पास
इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल को पार करने के लिए एनर्जी भी इनफाइनाइट ही रिक्वायर्ड होगी, जो कभी नहीं होगी। इसका मतलब पार्टिकल कभी नहीं पहुंचेगा। एक बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहा हूं, इसको भी समझें, हालांकि इसका एलोब्रेशन हो सकता है मैं ज्यादा डिटेल में आगे दूं। जब भी कोई भी वेव फंक्शन लिखें तो याद रखें, कोई भी वेव फंक्शन अगर साई वी का फंक्शन है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलने वाला हूं, इसको भी नोट करना है आपको। अगर वी है, पोटेंशियल है, और साई वी का फंक्शन है, साई किस पर निर्भर कर रहा है? पोटेंशियल पे। आगे जाके पढ़ेंगे, मैं बहुत डिटेल डिस्कशन दूंगा। तो आपको बता रहा हूंगा कि जब साई पोटेंशियल का फंक्शन होता है तो हमें ये पता चलेगा कि वी का फंक्शन होने का मतलब ये होगा कि साई वी पे निर्भर करता है, और वी की वैल्यू अगर इन्फिनिटी जाती है और साई हमारा अगर जीरो नहीं होता करस्पॉन्डिंग, तो वो वेव फंक्शन कभी भी वैलिड नहीं माना जाता। अगर हम कोई वेव फंक्शन लिख रहे हैं तो आप ये चीज ध्यान रखें कि आपका पार्टिकल्स, मैं एक बतौर एग्जांपल एक केस उठा लेता हूं, एक सिंपली अपनी तरफ से, कि किसी पर्टिकुलर केस के अंदर हमसे पूछा जाता है कि साई की वैल्यू ए ई की पावर माइनस वी नॉट एक्स पे निर्भर कर रही है। इन केस एक क्वेश्चन हमने उठाया और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पार्टिकल जा रहा है और वो कहीं तक भी जा सकता है, एक इमेजरी क्वेश्चन मैंने ले लिया। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मीन्स पॉजिटिव दिशा में जा रहा है। अब अगर आप देख रहे हो इसके अंदर, अगर मैं वी नॉट की वैल्यू को इन्फिनिटी कर देता हूं, वी नॉट की वैल्यू को, और एक्स हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब होगा 0। तो ये एक वैलिड वेव फंक्शन हो सकता है। मैं एक चीज पहले बताना चाहूंगा, कोई वेव फंक्शन वैलिड है या नहीं है वो एक पैरामीटर पर निर्भर नहीं करता, एक पैरामीटर पर निर्भर नहीं करता, लॉट ऑफ पैरामीटर पर निर्भर करता है। लेकिन अगर जैसे हमारे कंजर्वेशन लॉज होते हैं तो हमें यह पता चल रहा होता है कि पार्टिकलों को डिफरेंट कंजर्वेशन लॉ का पालन करना होता है। आप कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का पालन करना होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पालन करना होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, लेकिन साथ साथ एक चीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि पार्टिकल ऐसा भी हो सकता है एक कंजर्वेशन लॉ का पालन ना करता हो। तो कुछ सर्टेन कंजर्वेशन लॉ ऐसे होते हैं कि उनका पालन तो करना ही पड़ेगा। जैसे दुनिया की कोई प्रोसेस ऐसी नहीं जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वायलेट कर सकती हो, अगर वो वायलेट हुआ तो समझो प्रोसेस ही नहीं होगी। उसी तरीका से क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज पर होता है कि पार्टिकल को बहुत सारी प्रॉपर्टीज ओबे करनी होती हैं, अगर उनमें से कोई सी भी प्रॉपर्टी वो ओबे नहीं करता तो पार्टिकल का वेव फंक्शन वैलिड वेव फंक्शन नहीं होता, मींस वो वेव फंक्शन नहीं हो सकता। अब अगर हम इसमें देखें तो यहां हमें ये पता चल रहा होता है कि वी नॉट की वैल्यू जब हम इन्फिनिटी लेंगे और एक्स पॉजिटिव ही रहेगा तो ए की पावर माइनस इन्फिनिटी देगा, साई 0 बन रहा है। इसका मतलब ये जो मैं अभी बोल रहा था इस प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा है। तो ये इस प्रॉपर्टी को ओबे करने का मतलब है कि यहाँ पॉसिबिलिटीज इसकी है, बशर्ते और भी कंडीशंस ओबे करे। लेकिन अगर इसी पे यहाँ मैं प्लस लगा दूं तो अब ये कभी भी वैलिड वेव फंक्शन नहीं रहा। आप कुछ भी ना सोचें, आप इसको तुरंत से रिजेक्ट कर दें। क्या कहते हुए एक्स सदा पॉजिटिव रहना, जैसे हम वी नॉट की वैल्यू को इन्फिनिटी लेंगे तो साई इन्फिनिटी हो जाएगा, और साई इन्फिनिटी का मतलब प्रायिकता इन्फिनिटी हो जाएगी उस रीजन में, जो कि कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये इनवैलिड वेव फंक्शन हो गया। वजह यह है कि जब भी हम किसी भी एक्सप्रेशंस के अंदर हमारे पास पोटेंशियल टर्म्स आती है तो याद रखें कि वो पोटेंशियल टर्म्स अगर इन्फिनिटी होती है तो वेव फंक्शन 0 हो जाना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता तो सदा इनवैलिड वेव फंक्शन होता है। अब हम इसको समझें कि वेव फंक्शन की फॉर्म में देखें, हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पर लेकर चलते हैं कि इसको वैलिड वेव फंक्शन गिना जाए या ना गिना जाए। एक हमने वेव फंक्शन ले लिया और वेव फंक्शंस के अंदर हमने देखा कि वेव फंक्शंस हम प्लॉट कर रहे हैं, साई हमारे पास इधर जा रहा है, इधर हमारा एक्स जा रहा है, और क्या हुआ, वेव फंक्शंस की वैल्यू तेजी के साथ ऐसे बढ़ती चली जाती है, और एक्स की वैल्यू जैसे ही बढ़ती है वेव फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ को अप्रोच कर जाता है। जैसे वेव फंक्शंस हमने लिख दिया साई एक्स इजकल टू ए ई की पावर एल्फा एक्स, और हमसे कहा गया ए और एल्फा जो है वो हमारे पॉजिटिव कांस्टेंट हैं, ए भी पॉजिटिव है और एल्फा भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पार्टिकल चल रहा है। क्या होगा, जैसे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है, पार्टिकल कहीं भी जा सकता है,
तो हमारे पास क्या होगा कि जब हम x को यहां इन्फिनिटी करेंगे तो साई हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये वैलिड वेव फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि x ग्रेटर देन 0 जब हम लेकर चलेंगे और x ग्रेटर 0 में पार्टिकल्स कहीं ना कहीं कैसी सिचुएशन में होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कहीं भी जा सकता है। आपने कोई रेस्ट्रिक्शन उस पर इम्पोज नहीं कर रखी, तो क्या होगा उस समय पे x टेंस टू इन्फिनिटी पे वेव फंक्शन की वैल्यू बच्चों क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। और इन्फिनिटी का मतलब पाए जाने की प्रायिकता इन्फिनिटी होगी, तो वेव फंक्शन कैसा हो जाएगा? इनवैलिड वेव फंक्शन। जब आप क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस पार्टिकल के ऊपर इम्पोज होती हैं, उसके वेव फंक्शन के ऊपर, कि आपको पता चलेगा केवल और केवल इतनी मिनिमम स्कोप बचा रह जाएगा वेव फंक्शन के पास में, जब पार्टिकल को वेरियस प्रॉपर्टी ओबे करनी पड़ेंगी, उन सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस उस पर इतनी लग जाएंगी कि एक पर्टिकुलर सिस्टम का एक ही वेव फंक्शन रह जाएगा। आप पूछेंगे सर कौन सी रेस्ट्रिक्शंस? ये रेस्ट्रिक्शन की बात चल रही है। वेव फंक्शन को सदा सिंगल वैल्यू होना होगा, मल्टीपल वैल्यू नहीं रख सकता। वेव फंक्शंस के साथ होगा वो उसको सदा फाइनाइट वैल्यू रखनी होगी। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि इसके बाद ही प्रॉपर्टी खत्म हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी? कंटिन्यूअस। तो यहां पे मैं समझा रहा था कि साई इनफाइनाइट हो जाएगा। कब हो जाएगा? साई अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी इन्फिनिटी हो जाएगी। तो आपने तुरंत से कह दिया कि ये पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब होगा इसका कन्वर्ट सही है। साई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए। पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइनाइट होनी चाहिए। अगर इनफाइनाइट बन रहा है तो पार्टिकल का वेव फंक्शन जो होगा कैसा वेव फंक्शन होगा? इनवैलिड वेव फंक्शन होगा। अगली प्रॉपर्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट फिर हो जाती है कि वेव फंक्शन जो होता है, वेव फंक्शन कैसा रहता है? वेव फंक्शन की जो वैल्यू होती है ऑलवेज, वो हमारी रहती है कंटिन्यूअस। वेव फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। वेव फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। कौन सी प्रॉपर्टी? नंबर 3। अभी डिस्कशन जारी रहेगा। अभी ये ना सोचे कि इसकी प्रॉपर्टीज और ये सब कंप्लीट होने वाली हैं। ये एक लंबा डिस्कशन है। अभी कल का पूरा लेक्चर भी इस पे ही चलेगा। किस पे? वेव फंक्शंस और वेव फंक्शंस का एप्लीकेशंस पोर्शन। मैं वेव फंक्शंस कंटिन्यूअस पे कुछ बोलना चाहूँगा। पहले मैं थोड़ी देर मुझे सुने, उसके बाद मैं फिर कुछ अप्लाइड कंसेप्ट समझाता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जब हम ये कह रहे होते हैं कि पार्टिकल्स जो होता है वो मोशन में होता है। एक बतौर एग्जाम्पल लें, जैसे ही कोई बॉर्न होता है उसके साथ उसका वेव फंक्शन अटैच हो जाता है। दुनिया का जब भी कोई पार्टिकल होता है उसका वेव फंक्शन उसके साथ अटैच हो जाता है। आप अपने आप को क्या समझते हैं दुनिया में, लेकिन मेरे लिए एक अगर आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखें, पूरे यूनिवर्स को एक आधार माने, तो आप एक पार्टिकल ही हैं। जब आप चलेंगे तो आपके साथ वेव अटैच होगी। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी हमसे क्या कहेगी कि जैसे ही हम चलने लगेंगे तो हमारा वेव फंक्शन भी चलेगा, वो हमारे साथ समाहित है। आप ये ना सोचें कि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पे ले रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे वेव फंक्शन लगा रहे होते हैं, तो हम पे नहीं लगता। हम पे भी लगता है। दुनिया के हर सिस्टम पे लगता है। दुनिया की हर पार्टिकल के ऊपर वेव फंक्शन उसका होता है। मैं कभी लेक्चर में ये भी बताऊंगा कि उस वेव फंक्शंस हम क्यों उसको परसेप्ट नहीं करते। वो एक अलग इशू है, वो एक बहुत बड़ा इशू है जिस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि वेव फंक्शंस हमारा कंटिन्यूस क्यों हैं। जब हमारे साथ वेव फंक्शन अटैच है और हम चलते हैं, हमारा वेव फंक्शन चलता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप चल ले और आपका रास्ता कभी भी कंटिन्यूस ना रहे। सपोज कि आप यहां से यूएसपी जाते हैं, तो जब आपकी बॉडी जिस रास्ते से चलेगी उस रास्ते से आपका पाथ सदा कंटिन्यूस होगा।
तो आपका वेव फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा क्योंकि वो आपके साथ अटैच्ड है। बच्चे कई बार सोच रहे होते हैं सर हमारा वेव फंक्शन तो हम डिसकंटिन्यूस कर देते हैं, क्या करें हम आसमान में उड़े जाते हैं जहाज में। तो आप गलत सोच रहे हैं कि आपका वेव फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया। जब आपका जहाज उड़ने लगता है और ऊपर फ्लाइट पे जा रहा होता है तो आपका जो वेव फंक्शन है वो उसी के साथ साथ चलता रहता है। जब आपका जहाज उतरेगा तो आपका वेव फंक्शन भी नीचे उतर लेगा जहाज के साथ ही। आप कार में बैठेंगे फिर उसके बाद में नीचे आके तो आपका वेव फंक्शन भी आपके साथ कार में चल पड़ेगा। तो यू कैन नॉट आइसोलेट योर वेव फंक्शन। अगर आप चाहो भी कि आप अपने वेव फंक्शन को दूर ले जाओ तो आप नहीं ले जा सकते। दुनिया के जितने भी क्राइम डिटेक्ट होते हैं वो क्राइम डिटेक्ट करने का यही मैकेनिज्म है, जहां हमारी क्वांटम मैकेनिक्स ही मदद कर रही होती है, वेव फंक्शन ही मदद कर रहा होता है। बेसिकली आप जानते होंगे कि जब क्राइम होता है, किसी पर्टिकुलर इवेंट, कोई ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो क्या होता है ये पता करने का प्रयास करते हैं कि क्राइम ये कैसे हुआ। तो पुलिस और जितने भी इंक्वायरी ऑफिसर्स होते हैं वो सब जाके घटना पे देखने का प्रयास करते हैं कि जो आदमी आया इस घटना को दोहराने उसका रास्ता क्या रहा, और उस रास्ते की कंटिन्यूटी को सर्च करने का प्रयास करते हैं, उस पाथ को ट्रेस करने का प्रयास करते हैं कि उसने वो रास्ता कौन सा फॉलो किया होगा। और बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स में वो कुछ नहीं होता बल्कि कंटिन्यूटी पाथ की होती है। कंटिन्यूअस वेव फंक्शन देखा जाता है और कई बार तो फिर ये देखा जाता है ये घटना के बाद कहां गया होगा। तो जितने क्वांटम मैकेनिक्स के फिजिसिस्ट जाके कहीं आईपीएस होते हैं जिन्होंने क्वांटम को पढ़ा है समझा है, उनका विजुलाइजेशन और भी ज़्यादा होता है। मैं क्या महसूस करता हूँ इतने सालों में कि जितने लोग फिजिक्स से निकल के जज बनते हैं, जितने फिजिक्स से पढ़ने के बाद में बच्चे हमारे आईपीएस बनते हैं, उनका विजुलाइजेशन परसेप्शन बढ़ जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स हमको विजुलाइजेशन और परसेप्शन को बढ़ा रही होती है, क्योंकि कुछ और बाकी नहीं है, वेव फंक्शन की कंटिन्यूटी ही है। वो कंटिन्यूटी है कि आपका वेव फंक्शन पता चला अगर वो टेबल पर ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब आप कुर्सी मेज पर ज्यादा पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये कि अगर आपका वेव फंक्शन आपके फ्रेंडों के साथ में घूमते हुए मिल रहा है, वहीं पे नजर आ रहा है, इसका मतलब आप वहां हैं। और इसका सबसे सिंपलेस्ट मतलब यह है कि जब आपका वेव फंक्शन वहां ज्यादा है तो आप किताबों पे कम हैं। तो पूरी जिंदगी का आपका एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है वेव फंक्शन, और वेव फंक्शन का कंटिन्यूअस पाथ। पूरे दिन हम कहां हैं? हम वहां हैं जहां हमारा वेव फंक्शन है, क्योंकि हमारे साथ अटैच कौन है? वेव फंक्शन। तो बेसिकली इसमें क्या है कि आप कहें कि हम सर फिर से वहीं चलते हैं उसी टॉपिक पे। बड़ी इंटरेस्टिंग है फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स की तो बात ही क्या है, क्योंकि अगर इसका विजुलाइजेशन और परसेप्शन तक आप जाते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि दुनिया के अंदर अगर कुछ है, एक समय तो ऐसा महसूस करोगे कि क्वांटम मैकेनिक्स ही है जो दुनिया की सारी समाधान यहीं से आएंगे, और आ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसका डेवलपमेंट जितना तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, जितना तेजी के साथ इसका डेवलपमेंट हुआ है पिछले कुछ सालों में, उससे ये पता चलने लगा है कि अब हम हर समाधान इसी में ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक चीज जो मैं इसमें बताना चाहूंगा वो ये है कि समाधान तो ये देती है लेकिन अनसर्टेनिटी के तहत देती है। आप इसमें एग्जैक्ट ना करें। ये भी क्या किसके सब्जेक्ट है? ये क्वांटम ही खुद ये कह रही होती है कि हम एग्जैक्ट तो बताएंगे नहीं लेकिन प्रोबेबिलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स बता पाते हैं। साई हमारा एग्जैक्ट बिहेवियर नहीं बता रहा, साई हमारा क्या बता रहा है? प्रोबेबिलिटी बिहेवियर बता रहा होता है। साई स्टार साई जो इसलिए तो प्रोबेबिलिटी कहा गया है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, क्योंकि एवरीथिंग इज सब्जेक्टेड टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मीन्स श्योरिटी नहीं है, लेकिन श्योरिटी की लिमिटेशंस है कि हाँ इस लिमिटेशंस में बता सकते हैं। मैं फिर इसमें एक कंसेप्ट पर जाना चाहूंगा क्योंकि ये टॉपिक मेरा काफी लंबा जाने वाला है। इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि हम कंटिन्यूस नहीं मानते, डिसकंटिन्यूस मान लेते हैं। दो वेव फंक्शन उठाते हैं, एक मान लेते हैं कंटिन्यूस और एक मान लेते हैं डिसकंटिन्यूस, और फिर उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझते हैं कि इनके इंटरप्रिटेशंस को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो देखो आपके पास में क्या है, मैंने दो वेव फंक्शन प्लॉट किए देता हूं, एक्स का पोजीशन का फंक्शन और इधर ये है हमारा साई। तो हियर वी आर ड्रॉइंग द कर्व बिटवीन वेव फंक्शंस एंड पोजीशन एक्स। क्या किया हमने? एक वेव फंक्शन हमने ऐसे बना लिया,
अब आपको यहां से O, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये यहां तक जा रहा है आगे तक C, ऐसे। कुछ मार्कर तुम्हारा हल्का चलने लगा, अगले वाले में बदल देना, आज का ही काम करेगा ये। तो साई और एक्स में जब आप कर्व प्लॉट कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि यहां से लेके यहां तक तो कंटिन्यूअस है पाथ, और फिर ये ब्रेक हो गया, फिर ये पाथ यहां से चालू हो गया। आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप ऐसे समझे कि आप मेरठ कॉलेज में एंटर किए, एक ऐसा एग्जाम्पल समझे, मेरठ कॉलेज में एंटर किए, मेरठ कॉलेज के गेट तक पहुंचे और उसके बाद क्या हुआ, सीधे के सीधे क्लास में अपीयर कर गए। ऐसा पॉसिबल नहीं, आप समझा ही नहीं सकते, समझा ही नहीं सकते। कैसे नहीं समझा सकते कि मेरठ कॉलेज के गेट पर पहुंचे और गेट के बाद में आप क्लास तक पहुंचे, तो क्लास के लिए आपका जो रास्ता है वो आपका कंटिन्यूटी के साथ में आना चाहिए, चाहे वो रास्ता आप अडॉप्ट कहीं से करें। बच्चे सोच रहे होते हैं सर यहां से जैसे हम गेट से एंटर किए तो हमारे डिफरेंट रास्ते थे, तो डिफरेंट रास्ते में से कोई से भी रास्ते को आप चाहे फॉलो करें। जैसे इसे मैं मान लेता हूं कि ये मेरठ कॉलेज का गेट है, इन केस चलो ये मान लिया, और ये तुम्हारी यहां क्लास मान ली। आप इस यहां से लेके यहां से यहां तक नहीं समझा सकते इसे, यू कैन नॉट एक्सप्लेन। हाँ, आपके पास विकल्प हैं, आप इस रास्ते से जाएं, इस रास्ते से जाएं, इस रास्ते से जाएं, इस रास्ते से जाएं, चाहे रास्ते आपके कोई सा भी हो सकता है कॉलेज के अंदर डिफरेंट वे हो सकते हैं कमरे तक, वहां तक पहुंचने के। आप उस रास्ते को कोई से को फॉलो करें, लेकिन क्या नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी डिसकंटिन्यूटी हो और आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं, क्योंकि आप चलेंगे तो आपके साथ उसका आपका वेव फंक्शन भी चलेगा। बेसिकली क्या क्या महाभारत और नारद मुनि और बहुत सारी मूवियों में आ रहा होता है कि वो हो गया, हमारी क्वांटम मैकेनिक्स बिल्कुल नहीं मानेगी, और अगर आप क्वांटम को सीख गए तो आप भी नहीं मानोगे। बस यही तो चीज है, बिल्कुल सही है। अगर आप फिजिक्स को समझते हैं तो मैं आपको बता दूं, कंटिन्यूटी को आप ब्रेक नहीं कर सकते, आप बीच के अंदर आप डिसकंटिन्यूटी नहीं ला सकते वेव फंक्शन की, और ऐसा कभी नहीं होगा कि एक पॉइंट से आप सपोज किया कोई ये भी प्रयास कर रहा हो कि मैं इस लॉ को फेल कर दूंगा, तो पूरे जीवन भर प्रयास करता रहे, उसे कभी फेल नहीं कर पाएगा। आप अपने वेव फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस नहीं कर सकते। लोग छिप के जाते हैं, कोई देख ना ले, लेकिन वेव फंक्शन कहाँ खत्म थोड़े हो जाएगा, वेव फंक्शन तो आपके साथ अटैच होगा, हो नहीं रहा होता। बहुत सारे लोग क्या कर रहे होते हैं, छिप के जाने का प्रयास करते हैं, छिप के जाने से कुछ भी नहीं होगा। क्यों? आपका पाथ निश्चित तौर से कंटिन्यूअस होगा, वो एक अलग चीज है कि आप बेसिकली आप अपने वेव फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस नहीं कर रहे, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वर को झटका देना चाहते हैं कि वो ऑब्जर्वर ना देख ले। जब आप ये सोच रहे होते हैं ना कि मैंने अपना वेव फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कर लिया रास्ता बदल के, तो आपने गलत सोचा है, आपने उस ऑब्जर्वर को झटका दे दिया है जो आपको देखना चाहता था, और वो आपका वेव फंक्शन उसे नहीं दिखाई दिया, क्योंकि आपने उसकी आंखों से बोझल हो गए हो, उस रास्ते को अडॉप्ट कर लिया जहां तक वो विजुलाइज नहीं कर पा रहा। तो किसी इवेंट को जब आप देख रहे होते हो तो वेव फंक्शन को आप कंटिन्यूस ही रखेंगे, केवल आप ऑब्जर्वर को झटका दे सकते हैं। क्राइम सीन भी ऐसे ही होते हैं, क्राइम भी तो यही होता है कि आप अपने पाथ को डिसकंटिन्यूअस नहीं कर सकते, वो तो आपको कंटिन्यूअस ही रखना है। केवल क्या आप ये कोशिश करते हैं, ऑब्जर्वर को झटका ही दो, ऑब्जर्वर को हम दिखे ना। क्राइम रात के अंधेरे में क्यों होते हैं? क्राइम रात के अंधेरे में इसलिए होते हैं क्योंकि आप ऑब्जर्वर को ही ना देखे घटना को, जिससे क्या पता चले आप लोगों के लिए ये कह दो कि डिसकंटिन्यूअस हुआ है, लेकिन वो डिसकंटिन्यूअस थोड़ा ही हुआ है, वो तो कंटिन्यूअस ही रहा है। इवेंट अगर हुई है, कहते हैं ना कोई क्राइम होता है तो लोग कहते हैं कि जी ये तो ब्लाइंड क्राइम है, कोई ब्लाइंड क्राइम नहीं होता। ब्लाइंड क्राइम तो उसे इसलिए कह रहे होते हैं कि घटनाएं कई बार ऐसे हो रही होती हैं कि वहां ऑब्जर्वर ना हो, या फिर उसे ऑब्जर्वर को धमका दिया जाता है, कई बार गवाही तोड़ दिए जाते हैं। उसने घटना देख भी ली, लेकिन वो गवाही के समय पे वहां जाके क्या बोल रहा होता है, मैंने कुछ नहीं देखा जी। या कहते हैं अंधेरा हो रहा था जी, अंधेरे में पता नहीं चला, कोहरा था। सर्दी में और भी आसान हो जाएगा, कोहरा था, पहचान नहीं हुई। और न्याय का तकाजा ये कहता है कि उससे और होना चाहिए,
जिसने उस घटना को देखा है। और पूरा का पूरी न्याय व्यवस्था कम से कम भारत के संदर्भ में तो यही है कि अगर गवाह नहीं तो कुछ घटना नहीं, गवाह जरूर हो। क्यों? अगर कोई क्राइम होता, किसी का मर्डर हो जाता है, तो अगर उसके पक्ष में कोई ये गवाही नहीं देता कि हमने उस घटना को देखा है, तो बहुत मुश्किल होता है उसमें सजा हो पाना भी। हालांकि अब न्याय व्यवस्था इस बात को समझने लगी है, तो कई बार क्या होने लगता है, घटनाओं की कड़ी से जोड़ के देखा जाता है ना। मतलब साक्ष्य क्या कह रहे हैं इससे भी तय होता है। हाँ जी, कुछ पूछो। मतलब अगर क्या हो जाए, एक्स एक्सिस पे जाके रुक जाए, मतलब अभी ये इनफाइनाइट को शो कर रहा है लेकिन कहीं जाके इंटरसेक्ट करता है। इट्स ओके, मैं समझाता हूं उसे। सपोज किया आपने ये कह दिया कि सर ये कर्व यहां से जाके यहां पे जाके इंटरसेक्ट कर ले, यही तो चाहती हो। इसका मतलब ये होगा कि आपने इस पार्टिकल को यहां कन्फाइंड कर दिया। अब पार्टिकल यहां के आगे इसकी प्रायिकता शून्य हो गई। तो अब आपने क्या किया, आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, इट इज वैलिड वेव फंक्शन। लेकिन क्या आपने किया हुआ है कि यहां पे आप ऐसी कोई वॉल खड़ी कर दो जैसे पार्टिकल ने बॉक्स में करते हो आप, तो आप पार्टिकल ने बॉक्स की तरफ आ गए। उसमें क्या किया आपने, उस पार्टिकल को आगे जाने ही नहीं दिया। देखो, मैं एक चीज सदा बताने का प्रयास करता हूं और थोड़ा फिलोसफिकल लेक्चर देता हूं थोड़ी देर। बेसिकली क्या होता है कि साई तो सदा प्रयासरत होता है कि उसका रास्ता सदा कंटिन्यूस बना रहे, और साई ये भी कोशिश करता है कि उसकी हर जगह फाइनाइट वैल्यू बनी रहे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता, उसका रीजन सुने। सपोज कि हम अपने ऊपर क्वांटम फिजिक्स महसूस करने का प्रयास करें और देखें कि ऐसा क्यों नहीं हो पाता। तो ऐसा ऐसा इसलिए नहीं हो पाता कि हम चाहें कि हम पूरी दुनिया के हर पॉइंट्स पर पहुंच जाए। तो हमारी रेस्ट्रिक्शंस हमें इम्पोज करती हैं मजबूर। सपोज किया कोई चाहता है कि वो अमेरिका तक जाए, लेकिन क्या वो फ्री है? अमेरिका तक जाने के लिए उसे वीजा से गुजरना पड़ेगा, सरकारों से अनुमतियां लेनी पड़ेंगी, उसके बाद धन का इतना पर्याप्त सोर्सेज भी हो। तो ये सारी रेस्ट्रिक्शंस लग गई उसके ऊपर, अगर वो चाहता भी है तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में लगा रहे होते हैं, ये तो मैंने जीवन दर्शन पर लगा के समझा रहा था। अगर आप सिस्टम्स के अंदर जाके देखें तो आपने क्या किया कि पार्टिकल बॉक्स में रखा। आपने कहा सर ये पार्टिकल्स तो थोड़ा ज्यादा फ्री सा लग रहा है, इसको और रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। आपने क्या किया, दीवारों को सकोड़ना शुरू कर दिया। सपोज क्या पार्टिकल आपका ऐसे कन्फाइंड था इस बॉक्स के अंदर, आपने कहा सर ये तो कुछ ज्यादा आजाद है, इसमें फ्री हो रहा है ज्यादा ज्यादा डिस्टेंस तक। तुमने क्या किया, इसकी रेस्ट्रिक्शंस की आजादी को खत्म करना चाहा, आप कर दो। इस दीवार को इधर से लाके थोड़ा सा इधर को खिसका दो, आपने वेव फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। फिर जैसे ही आप इधर को लाए, इस दीवार को यहां ले आए, तो ये जैसे ही इधर की तरफ दीवार आई तो यहां वेव फंक्शन खुद ही जीरो हो गया। अब पार्टिकल इस रीजन में था, लेकिन आप पे दो विकल्प थे। आप ऐसा भी कर सकते थे कि दीवार तीसरी खड़ी कर दो, पार्टिकल इस बॉक्स में था और आपने एक दीवार यहां खड़ी कर दी। अब ये प्रॉब्लम्स अलग तरीका की हो जाएगी। क्या जिस समय आपने ये दीवार खड़ी की थी आपको नहीं पता था कि पार्टिकल इस क्षेत्र में है या इस क्षेत्र में है? अगर पार्टिकल जिस समय पे तीसरी दीवार आपने खड़ी की है इस क्षेत्र में था तो पार्टिकल इस रीजन में रेस्ट्रिक्ट हो गया, और पार्टिकल अगर उस समय पे इस स्टैंक पे था तो इस क्षेत्र में रेस्ट्रिक्ट हो गया। तो आजादियां होती हैं, हर कोई आजाद रहना चाहता है, वेव फंक्शन भी आजादी चाहता है, लेकिन आजाद रहने नहीं देते। रेस्ट्रिक्शंस इंपोज की जाती हैं, पोटेंशियल रेस्ट्रिक्ट करते हैं पार्टिकल को कि वो आजाद होना भी चाहे तो नहीं हो सकता। जब आप क्वांटम मैकेनिक्स को समझते हो तो क्वांटम मैकेनिक्स हमसे ये कहती है कि वेव फंक्शंस इंडिपेंडेंट लगता है कि ये आजाद है, लेकिन इसके पास इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस इस पर इंपोज कर दी गई हैं कि उन कहीं रेस्ट्रिक्शंस में ये दम छोड़ जाता है, और कुछ सर्टेन वेव फंक्शंस या सर्टेन ही पॉसिबिलिटी बची रह जाती है जिनमें ओबे करते हुए उसका अपना एग्जिस्टेंस होता है। तो मोर एंड मोर यू रीच द क्वांटम मैकेनिक्स एंड मोर रीच लिमिटेशंस ऑन द पार्टिकल्स। और लिमिटेशंस पार्टिकल्स का मतलब वेव फंक्शन पे क्या हम एप्लीकेशंस जब पार्ट देख रहे हैं तो आपको ये पता चलने लगेगा कि इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस का पालन करते हुए जब वेव फंक्शन जाता है तो उसके पास में विकल्प रह ही नहीं जाते। इसलिए वेव फंक्शन सर्टेन कंडीशन से रह पाता है,
और बाद में तो तुम्हें एक स्केच पा के ये पता चलेगा कि बेसिकली पोटेंशियल तय करना होता है कि पार्टिकल्स को कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। और पोटेंशियल जब एक्ट कर रहा होता है तो पोटेंशियल से हमें ये पता चल रहा होता है कि पोटेंशियल एक ऐसा वो होता है कि जो पार्टिकल की जो लिमिटेशंस है उसको बताता है कि पार्टिकल कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, कहाँ ज़्यादा होगा कहाँ कम होगा, और साथ साथ कुछ ऐसे भी क्षेत्र होंगे जहाँ कभी नहीं होगा। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जहां ये कहती है कि आपने बॉक्स के अंदर, आप क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जाएंगे तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको ये पता चलेगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर पार्टिकल आपने बॉक्स के अंदर छोड़ा तो आप कहेंगे ईच एंड एवरी पॉइंट हैव द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। जितने भी पॉइंट अंदर हैं उन पर उसके पाए जाने की प्रायिकता सब पॉइंटों पर समान है, ये क्लासिकल कहेगी। और क्वांटम मैकेनिक्स ये कहेगी कि इसके अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हर जगह प्रायिकता समान है। वो कहेगा ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे प्रायिकता बहुत ज्यादा होगी और ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां प्रायिकता कभी होगा ही नहीं, पार्टिकल जीरो होगी। और बाद में आपको यह पता चलेगा कि क्वांटम मैकेनिक्स की अगर एवरेज रिजल्ट लेंगे, एवरेज, तो वो क्लासिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो हमारी अर्नफेस्ट थ्योरम आ जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी पे जो मेरा डिस्कशन चल रहा है कंटिन्यूअस पे, वो ये है कि पाथ सदा कंटिन्यूअस होगा, और अगर पाथ कहीं ब्रेक होता है, जैसे हमारे कर्व्स होते हैं, हम कई बार कर्वों में देख रहे होते हैं इस तरीका का कर्व आ गया, ये डिसकंटिन्यूटी है, इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये इनवैलिड वेव फंक्शन होगा। ये हमारा इनवैलिड था कब तक, जब हम डिसकंटिन्यूटी दिखा रहे थे। जैसे हमने कंटिन्यूटी को रखा वो पाथ कंटिन्यूअस हुआ। तो अब आप ये ना सोचें कि अगर एक वेव फंक्शन कंटिन्यूअस है तो सदा वैलिड वेव फंक्शन होगा। अगर वो कंटिन्यूअस नहीं हुआ, इसी चीज को हमें समझना है, कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो वैलिड होगा ही नहीं। लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब गारंटी नहीं है कि वो वैलिड वेव फंक्शन होगा। बात को समझ रहे हैं? हाँ, कंटिन्यूटी इटसेल्फ ये गारंटी नहीं है कि वेव फंक्शन वैलिड होगा, लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस नहीं होगा तो वैलिड बिल्कुल नहीं होगा। बात को समझ रहे हैं? तो इसमें मेरा डिस्कशन जो था ये अभी कंटिन्यू रहेगा, और कल मैं काफी हाई लेवल पे जाके इसे पढ़ा रहा हूँगा। आज मैंने थोड़ा सा जो लेक्चर है जो इसका फोकस रखा है वो इंटरप्रिटेशंस पे डिस्कशन था मेरा, और कुछ प्रॉपर्टीज में इसकी डिस्कस कर रहा था। तो इसके मैं 2 पार्ट्स बनाए देता हूँ। अगला जो मैं कल लेक्चर दे रहा हूँगा वो मैं बताना चाहूँगा फिजिकल इंटरप्रिटेशन पर डिस्कस नहीं होगा, एप्लीकेशंस ऑफ द वेव फंक्शंस, वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ द वेव फंक्शन तो चलेंगी, उसके साथ साथ इसका एप्लीकेशन पार्ट पर डिस्कशन दूंगा। साथ साथ ये डिस्कस करने का प्रयास करूंगा क्वेश्चंस जो है हमारे कैसे आते हैं और उन्हें कैसे हैंडल करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी सार्थक टॉक थी मेरी, और मैं डिस्कस कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि लाइफ से भी वेव फंक्शन को कैसे अटैच करके हम देखते हैं। कल भी मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें मैं लाइफ से जोड़ रहा हूँ वेव फंक्शन को, और बता रहा हूँ कि कैसे हमारी लाइफ के अंदर वेव फंक्शन हमारी लाइफ को प्रभावित कर रहा होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे कंटेंट को लगातार देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और कोशिश करें कि गांव के उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाएं जिनमें गाइडेंस उपलब्ध नहीं है। तो ये प्रयास उन्हीं बच्चों के लिए है मेरी तरफ से जिनके पास गाइडेंस नहीं होती, जो चाहते हैं पढ़ना लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए वेज नहीं मिलते, उन्हें कोई मोटिवेशंस नहीं मिलता। तो कोशिश करते रहे कि वहाँ तक ये कंटेंट पहुँच जाए। थैंक यू एंड बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।